हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वाईसीटी बुक ऑफिशियल चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज ही खत्म हो जाने वाला है, ऐसा है। तो आइए फटाफट आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करिए, अपने दोस्त मित्र और अपनी मित्रियों को जरूर शेयर करके बताएं उसके बारे में। और आज यूपीएसआई की जो क्लास है वो आपको वास्तव में अच्छी लगने वाली है कि हाँ मुझे अच्छी लग रही है। ऐसी क्लास तो मैं चाह ही रही थी या चाह रहा था। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट सभी लोग जुड़ जाए भाई और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सब कुछ अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये मत कहना भाई है ना कि आज आप तेल लगा कर हो क्या, नहा क्या रहा है भाई, नहा कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कहा जाता है तैयारी जितनी मजबूत होती है सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। आज मेरे स्टूडेंट है एक, है ना, उनका लगातार कई जगह सिलेक्शन हो रहा है, बीपीएससी में भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। अब वो खुद ही कंफ्यूज है कि किस पर मैं सिलेक्शन लूं, मतलब किसको मैं ज्वाइन करने जाऊं और किसको छोड़ दूं। तो तैयारी आपकी इतनी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और क्लास को ज्वाइन कर लें। तिलक जी, शिप्रा सिंह जी, वेरी गुड। आप सभी लोग वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को छोटा सा मेरा सुप्रभात, आप सभी लोग स्वीकार करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और इस बात को याद रखना कि तैयारी जितनी मजबूत होती है सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है, ठीक है ना। एक एक व्यक्ति को 7-7 नौकरियां मिलती हैं, फिर है ना केवल एक बार आपको जमकर तैयारी करनी है। खास करके जीके और जीएस आपको ऐसे तैयार कर लेना है जैसे लगे कि मक्खन रोटी पर लगाया जा रहा है। जब भी पूछा जाए, जहां भी पूछा जाए, बस आपके मन से ये निकले कि मुझे तो आता है, हाँ बता दो इस प्रश्न का उत्तर, हाँ मुझे तो आ रहा है। ऐसी तैयारी होनी चाहिए। आइए शुरू का नाम लिया जाता है तो आपको महसूस होगा कि मैं अगला कमेंट सच्ची सच्ची वाला करना हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार। तो वाणिज्य एवं व्यापार की चर्चा हुई है लेकिन कुछ क्वेश्चन नए हैं उनके बारे में। आज 96 क्वेश्चन है और सारे के सारे आज निपटा देने हैं भाई साहब। आइए पहला प्रश्न, भारतीय कृषि। आपका टॉपिक क्या है? भारतीय कृषि। तो कृषि है, हम किसान के घर से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर का सेक्शन तो बच्चा लग रहा है शायद हो चुका है, अगर नहीं हुआ होगा तो सब कराया जाएगा, बिल्कुल नो डाउट। एक एक चीज चाहे जो भी यूपीएसआई यूपी पुलिस में जो भी आता है सब कराया जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ, ठीक है। आप बिल्कुल बिना डाउट के बस क्लास लेते रहो। कहा गया किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बता दीजिएगा भाई। कहा गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ओमान, बांग्लादेश या भारत। बोलो, दिख रहा है कि नहीं? पेन दिख रहा है कि नहीं कि दूसरा लिया जाए? जल्दी से बताएं, पेन दिख रहा है कि दूसरा ले लिया जाए? जल्दी से। कहा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ओमान, बांग्लादेश या भारत। देखिएगा बांग्लादेश हमसे क्या करता है, बांग्लादेश हमसे सीमा साझा करता है। तब तक आप उत्तर दो, बांग्लादेश नहीं है इसका सही उत्तर। बांग्लादेश हमारे देश के राज्यों से सीमा साझा करता है। कितनी? 4096.7 किलोमीटर, ठीक है ना। याद कर लो भाई, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लिख कर बता रही हूं कि कहां से साझा कर रहा है। सबसे पहले तो त्रिपुरा से करता है, मिजोरम से करता है और सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से करता है। फिर उसके बाद असम से करता है। किससे करता है? असम से। और फिर उसके बाद आपके मेघालय से करता है। कहां से करता है? मेघालय से। इतने राज्यों से बांग्लादेश आपकी सीमा साझा करता है कि नहीं करता है भाई? अरे बोलो ना, करता है मैम, बोलो फटाफट बोलो। डी होगा मैडम जी। हाँ बिल्कुल सही है बेटू, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है ना। तो कहां से करता है? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। और सही उत्तर क्या है? भारत। इसीलिए तो हमने दोनों की चर्चा की ना, भारत। और देखो अमेरिका है किसकी? देखो आप देखेंगे ये अलास्का वाला क्षेत्र है, यहां जाएंगे ये कैलिफोर्निया है, ठीक है ना। और अलास्का यहाँ पर क्या है? तो आप कहेंगे कनाडा है मैडम जी, इतना तो मुझे पता है। और यहाँ पर यूएसए, यहाँ पर क्या है? इन दोनों देशों के बीच में
एक सीमा है जिसे 49 समांतर रेखा भी कहा जाता है ना। और यहीं पर ग्रेट लेक्स 5 झीलें उपस्थित है। कौन सी झीलें? 5 है। सुपीरियर, मिशिगन पूरी तरह से कहां पर है? आप कहेंगे यूएसए पर है। कहां पर है? यूएसए पर है। फिर यहीं पर आपका इरी, ओंटारियो और आपकी 5 झीलें हैं, ठीक है ना। ठीक है, याद करके रखना। गुड मॉर्निंग चौहान जी, ठीक है, गुड मॉर्निंग। इन 5 झीलों को भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओमान छोटू सा देश है, छोटू सा, कमाल का है लेकिन। आइए, कहा गया निम्नलिखित, हाँ रुक जाइए, अभी क्यों आए? अब आपका निकला भारत। भारत में प्रथम राज्य कौन सा बना जो जैविक खेती के लिए जाना जाता है? बोलो भाई, किस राज्य पर जैविक खेती के लिए जाना जाता है? किस राज्य को बताएं कमेंट बॉक्स में। कौन सा ऐसा राज्य है? कौन सा ऐसा राज्य है जो आपके जैविक खेती के लिए जाना जाता है? तिलक भाई, तिलक सिंह चौधरी जी बताएं, बताएं। आप कहेंगे सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। अरे वही सिक्किम है क्या मैडम जी, जो हमारा कभी नहीं हुआ करता था, है ना? ये है, कहां पर है? ये है हमारा सिक्किम। कभी ये हमारा नहीं था, लेकिन 1975 से हमने इसको पूरी तरह से अपना बनाया। आप अगर शिद्दत से चाहते हो किसी और को अपना बनाना, तो सिक्किम की तरह बना लो, है ना। तिब्बत या चीन का हुआ करता था, धीरे धीरे हमने इनको अपना हिस्सा बनाया, फिर अधिराज्य का दर्जा दिया और फिर धीरे से इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कैसे दिए गए? 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, और फिर आपको 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, ठीक है ना। पहले अधिराज्य का, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरे दिया गया कि नहीं दिया गया? कमेंट बॉक्स में यस या नो करके जरूर बताया करें। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? चावल, अब देखो, जो आपका चावल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चावल से पहले क्या होता है? देखो, चाहे चावल कह लो इसको, और चाहे इसी को धान कह लो, है ना। क्योंकि धान प्रथम प्रक्रिया होती है जिसको कूट करके चावल बनाया जाता है, वही ना हम लोग खाते हैं, चावल खाते हैं ना, चावल, ठीक है। तो इस पर भारत पर सबसे नंबर 1 पर कौन है? बताएं, चावल पर। सिक्किम को, बिल्कुल सिक्किम को। सेशन को आप सभी लोग शेयर करके आओ जल्दी से, है ना। आज तो मजा आने वाली है क्लास में, लेकिन सेशन शेयर करेंगे तब। बताएं सही उत्तर क्या होने वाला है? अरे बोलो ना, सही उत्तर क्या होने वाला है? आप जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी उतना आगे पाओगे, ये भी एक नियम होता है। बताएं, तो कहा आप कहेंगे हमारे भारत में सबसे अधिक चावल कहां पर होता है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल पर होता है। कहां जाना जाता है? वेस्ट बंगाल में। कहां बताएंगे? वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है, ठीक है। गुजरात में क्या होता है? तो आप कहेंगे मूंगफली होती है ना, मूंगफली। गरीबों का काजू कहा जाता है भाई, मूंगफली को क्या कहा जाता है? काजू कहा जाता है। कौशल मौर्य जी, वेस्ट बंगाल होगा, वेरी गुड। क्या होगा? वेस्ट बंगाल होगा। राजस्थान को आप कहेंगे आपका बाजरा, मक्का, सरसों राजस्थान में होता है। महाराष्ट्र में गेहूं वगैरह होता है ना, गेहूं वगैरह होता है, मूंगफली भी होती है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर कपास भी होता है। सबसे ज्यादा नहीं, लेकिन होता है कपास, ठीक है, आपके गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है? कौन सा होगा? कहा गया एग्रीडेक्स, या फिर सेंसेक्स एग्री, या फिर निफ्टी एग्री 50, या फिर SPGS एग्री। बताए कौन सा होगा? भारत का कौन सा है? जल्दी से बताए भाई, शेयर कर दिए मैम जी, ठीक है। तिलक जी आप भी अपने दोस्तों को बुला लाएं, फटाफट जल्दी से बताएं सही उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से। नेशनल कमोडिटी एंड कहा गया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने अब एग्रीडेक्स के नाम से भारत का पहला रिटर्नर आधारित सूचकांक जाना जाता है। तो कौन होगा? एरिडेक्स, ठीक है ना, याद कर लो भाई। जो यूपीएसआई देने वाले हैं, यूपी पुलिस देने वाले हैं, जरूर याद करके रखें, 2021 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? विश्व में देखो, जूट भाई पटसन के लिए
पटसन, इसी का दूसरा नाम पटसन। गांव वाले इसी को सनई नाम से जानते हैं, शनई। अरे हम लोग सनई कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं, हम लोग इसको सनई बोलते हैं। कुछ लोग पटसन जानते हैं और कुछ लोग इसी को जूट के नाम से जानते हैं। बताएं भाई, कुछ लोग इसी को गोल्डन रेशा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, सोने का रेशा। अब बताओ क्या आ गया, पहला, 10वां, 15वां या 5वां जूट में? बोलो भाई। फर्स्ट नंबर पर है। अब इतना तो पीछे ना मैडम जी, है ना, कि 10वां चला जाए, 15वां या 5वां चला जाए। और जूट में भारत में नंबर 1 कौन है? कौन होगा? वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना, याद रखना। कहां पर होता है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा भारत में जूट होता है। याद रहेगा कि नहीं? बोलो भाई। अरे हाँ बोलो ना प्रभु जी। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका क्या आता है? तो आप कहेंगे पहले नंबर पर तो हमारा भारत आता है। कौन आता है? भारत। भारत। दूसरा कौन आएगा? हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। तीसरा कौन आएगा? अरे वो भी हमारे पड़ोसी ही हैं, चीन आता है। अब अगर चीन से पूछ लिया जाए कि भारत चीन से, भारत या चीन भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? बता दो भाई, कितने राज्यों से सीमा साझा करेगा चीन? बस इतना बना के बता दो। ये चीन है इधर, बताएं कितने राज्यों से सीमा साझा करेगा? भारत के कितने राज्यों से चीन सीमा साझा करेगा? बताएं, फटाफट बताओ। ये आपकी अपनी ड्यूटी होनी चाहिए बताने की। बताएं भाई। वेस्ट बंगाल, बिल्कुल। तो कितने राज्यों से? देखिएगा, सबसे पहले तो लद्दाख से करेगा, फिर हिमाचल प्रदेश से करेगा, फिर आपके यूके से करेगा, फिर आपके सिक्किम से करेगा, फिर यहां पर आपके अरुणाचल प्रदेश से करेगा। करेगा कि नहीं? अरे बोलो ना करेगा। सारे देश ऐसे ही बता देने वाले, रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है। बना लो भारत का तुरंत मैप बनाओ आप लोग। ऐसे करके बनाने से ना आपको चीजें भी याद हो जाएंगी। देखो भाई, यहाँ पर आपका चीन है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका चीन है। अब चीन से लगे राज्यों की संख्या गिन लो भाई, कौन सी होगी? तो एक केंद्र शासित प्रदेश आता है, सबसे भारत का सबसे उत्तरी राज्य आता है, उत्तराखंड आता है, सिक्किम आता है, और आपका आपके अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। पांच देश नहीं, 5 स्टेट से, ठीक है ना, 5 स्टेट से सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? कहा गया ग्रामीण भंडारण योजना, कहा गया राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। क्या बताएंगे आप लोग? सही उत्तर का चयन करो आप लोग फटाफट, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के लिए मजबूत आधुनिक अवसंरचना का निर्माण किसके द्वारा किया गया? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जी बिल्कुल। तो क्या हो गया? ये 5 आपके स्टेट हो गए। बताएं। कहा गया वर्ष 2016 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का यह संपादन नामक एक अम्ब्रेला योजना शुरू की, और उसी अम्ब्रेला योजना का नाम क्या था? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। क्या नाम था अम्ब्रेला योजना? हिंट दिया था ना, अरे हिंट को समझा करो, है ना। आपकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना थी। कौन सी थी? आप कहेंगे फिर इसका नाम हम बदल कर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया, ठीक है। डी उत्तर, सब बी और ए पर ही अटक गए। क्या होगा? डी उत्तर, किस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसी को अम्ब्रेला योजना के नाम से जाना गया। कौन सा? अम्ब्रेला योजना, ठीक है। फिर इसका नाम बदला गया और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना रख दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ गए होंगे। नाम आगे किसका लिखा है, आई कब थी 2017 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया कृषि लागत और मूल्य आयोग, ध्यान से सुनना, कृषि लागत और मूल्य आयोग कितनी फसलों, गन्ने को छोड़कर, गन्ने का भी है लेकिन गन्ने को छोड़ा क्यों गया, क्योंकि उसका तुरंत मूल्य निकाला जाता है, गन्ने को छोड़कर कहा गया के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। बताए भाई, कौशल जी, नाम अच्छा है, यूनिक सा नाम है कौशल, कुशल तो सुना था, कौशल, बस एक लोगों का नाम मैंने कौशल सुना था और वो भी बहुत पहले, है ना। बताए कितने हैं, 22, 18, 20 या 16 कौशल, मतलब जानते हैं कौशल का क्या होता है, बताए। चौहान जी कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 मैं स्किप करती हूँ, मुझे नहीं पता है मैडम जी। देखिएगा 14 खरीफ की फसलों को लिया गया था, खरीफ, 6 रबी की फसलों को न्यूनतम, और 2 कोई और ऐसे वाणिज्यिक फसलें थी, लिख लो भाई, वाणिज्यिक फसलें थी, कितनी हो गई 22, याद रखो 14 खरीफ की फसलें थी। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो आप कहेंगे न्यूनतम तापमान में बोई जाती है और उच्चतम तापमान में काटी जाती, कब, तो आप यही होगा ना, नहीं ये कैसे होगा, है ना, कहेंगे उच्चतम तापमान में बोई जाती है खरीफ की, क्या उच्चतम तापमान में बोई जाती है ना, आप अप्रैल मई में लगाते हो ना, मई जून में धान वगैरह, उच्चतम तापमान में बोई जाती हैं, बोई जाती हैं, ऐसे लिख लो भाई, बोई जाती हैं, और न्यूनतम तापमान में काटी जाती है, मतलब अक्टूबर में काट ले तो भाई धान वगैरह ना, अक्टूबर में, है ना, तो कब काटी जाए, कटाई की जाती इनकी। और रबी की फसल क्या होती है, कहा गया न्यूनतम तापमान में बोई जाती हैं, अभी जैसे आपका गेहूं बोया गया न्यूनतम तापमान में बोया जाता है, ऐसे ही अब प्रश्न पूछने लगे इसलिए बता रहे, और अधिकतम तापमान में काटी जाती हैं, अधिकतम तापमान में इनको काटा जाता है ना, अप्रैल मई में, गेहूं अप्रैल मई में कटता है। और आपकी क्या होंगी, जैसे आपका आगे चल के बताएंगे क्वेश्चन, इसलिए यहीं तक इतना बताएं। वाणिज्यिक फसलें जैसे गन्ना, कपास, रबर, ये सब क्या है, वाणिज्यिक फसलें हैं, ये आप रख नहीं सकते, काटने के बाद अगर गन्ना 1 महीने आप रख दो, सूख कर लकड़ी हो जाएगा, बन जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। गन्ने को छोड़कर 22 है, न्यूनतम 22 है, ठीक है ना, 22 याद कर लो, कितनी है 22, मैंने बता दिया, बच्चा लिख कर बताया ना, 14 आपकी खरीफ की फसल है और 6 आपकी रबी की फसल है, 2 आपकी वाणिज्यिक फसलें आती हैं, उनमें गन्ना नहीं है, लेकिन गन्ना को अलग है, गन्ना देखो यहां भी बताया गया ना, गन्ने को छोड़ करके, गन्ना नहीं है इसमें, इन 2 में भी गन्ना नहीं है, इनको छोड़ करके कितनी 22 है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है, बताएं। कहा गया कुसुम एवं चना, जौ या आपके राम तिल जानते हैं ना, काले काले तिल एवं सोयाबीन, और कहा गया कुनैला एवं सरसों, कुनैला जानते हैं कि नहीं, कुनैला का तेल इतना फायदेमंद होता है लेकिन हर कोई नहीं जानता ना, गांव में सबके होता है लगभग। तिलक भाई बताए, सही उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से, तोरिया, जल्दी से, कहा गया तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सा, जल्दी से बताएं, नहीं पता, देखो हिंट भी तो दे दिया कि जो आपका कैनोला होता है, कौन होता है, कैनोला, कैनोला एवं सरसों से तय किया जाता है तोरिया, तोरिया का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा इनसे तय किया जाता है, ये कितना हो रहा है उसी हिसाब से उसको तय कर लिया जाता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर कि आपकी फैमिली कैसी होगी आपके नेचर से या आपके चरित्र से तय कर दी जाती है, भले वो अच्छे हों लेकिन आपको जज करके आपकी फैमिली को तय कर दिया गया कैसी होगी, ठीक है।
नहीं मैम जी, तिलक जी डी, क्या होगा डी उत्तर, ठीक है ना। और जो आपका कैनोला होता है ना, ये क्या होते हैं, सफेद सरसों देखो ना, बोने के बाद एक जब कट जाता है, आप पीट लेते हो तो सफेद सरसों निकलता है। सफेद सरसों देखे हैं कि नहीं देखे हैं, बस इतना बताओ। जब ये पेड़ होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, आप ऐसे गूगल पे डालोगे ना कुनेला क्या है या आपका कैनोला क्या है, कैनोला क्या है, तो ये सफेद, ये तो फूल आपको पीले पीले ही दिखने वाले हैं, लेकिन आपको जब इनका बीज निकलता है तो सफेद सरसों निकलता है। होता है ना सबके यहाँ, सबके घरों पर होता है, लेकिन बाई चांस होता है ना सफेद वाला सबके यहाँ नहीं, और सरसों तो सबके यहाँ होता है ना। इन्हीं से बीज से निकाल लिया जाता है। तोरिया का मूल्य क्या होगा, ठीक है। अरे ठीक है ना, बोलो ना, आगे बढ़ते हैं। कहा गया जायद फसल के मौसम के दौरान होती है, बताएं, शरद, ग्रीष्म, शीत या वर्षा। जायद फसल बताएं भाई, जायद फसल कब, तो आप कहेंगे खरीफ की फसल, खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच में बोई जाती है। बोई जाती है कि नहीं बोई जाती है। अभी जब गेहूं कटेगा तो उसके बाद क्या बोया जाता है खेतों पर, मूंग, उड़द, मूंग उड़द, और क्या बोलते हैं, खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, है ना, यही बोलते हो ना आप लोग। लोबिया, लोबिया लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोबिया हरी खाद के लिए इसको जाना जाता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है लोबिया में। लोबिया, तो ये क्या होंगी, ये क्या होंगी, तो ये आपकी क्या हो गई, जायद की फसलें हो गई भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कब, आप कहेंगे एकदम गर्मियों में, होता है ना गर्मी में, एकदम बदर गर्मी में, किस लिए, तभी ना आप पानी पीने की जगह क्या पीते हैं, खीरा खाते हो, तरबूज खाते हो। देखिए ऊपर वाले ने कितने, देखो ये सब पहले से सिस्टमैटिक तरीके से था। खरबूज खाते हो क्योंकि गर्मी में भी आपको पानी की कमी ना हो पाए। आपके बीच में ये इतने महंगे नहीं होते हैं कि गरीब व्यक्ति ना ले सके, मैं गरीब की बात कर रही हूँ ना, सबके लिए होते हैं। कभी कभी तो इतने सस्ते ये हो जाते हैं कि 10 रुपए में इतना इतना बड़ा फल मिलता है, गांव वगैरह में मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, पानी की कमी ना हो पाए, क्योंकि गर्मी में किसान भाई काम तो जबरदस्त करते हैं, लेकिन पानी नहीं हो पाता है भाई, है ना। कुएं का पानी देखो तो यहाँ रहता है ठंडियों में, और फिर गर्मियों में यहाँ चला जाता है भाई, इतना घट जाता है, सोचिएगा। क्योंकि व्यक्ति सुबह भी नहाएगा, दोपहर में भी नहाएगा, दोपहर में भी नहाएगा, तो पानी तो घटेगा ना, मुद्दे की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम कहा गया शस्य नहीं है, मतलब कौन सा मौसम भारत का नहीं है, बस ऐसे बताना है कि आपका शस्य नहीं है। कहा गया जायद है, रबी है, खरीफ है, आपका बर्चन फसल है, क्या बताए जल्दी से। उपासना जी क्या बात है, हाँ सफर में भी क्लास नहीं छोड़ने वाली हो, बहुत अच्छे, बताए। अरे एक सेकंड बस पानी उठा, बताए फटाफट बताए। 9 का डी होगा मैडम जी, बात खत्म कर दो, वेरी गुड। क्या होगा, 9 का डी होगा। अब जैसे जायद की तो मैंने सारी फसलें बता दी, रबी की नहीं बताई। जैसे आपका क्या होगा, गेहूं, चना, सरसों, आलू, आलू होगा का नहीं होगा, अरे होगी कि नहीं होगी, है ना। गेहूं, चना, सरसों, आलू, मटर, मटर, मटर है कि नहीं है, बोलो ना मटर है। बाकी खरीफ की फसल के अंतर्गत बताएं आप लोग भी, धान, ज्वार, बाजरा, कपास,
मूंगफली, ये सब क्या है, इनको याद रखना है, ये पूछी जाती इस तरह की, है ना। धान के साथ आप क्या बोते हैं, गेहूं के साथ आप क्या क्या बो सकते हैं। जैसे आपकी आलू अभी लगी हुई है, कहीं कहीं खुद कर आने लगी है। जैसे आपकी गाजर भी है, क्या है, गाजर, है ना। गाजर क्या है, कपास की, अरे रबी की फसल है, किसकी है, रबी की फसल। ये पूछी जाती है एग्जाम में। उतना ही नहीं पूछा जाता कि केवल गेहूं, आपकी आलू पूछी जाती, मटर, सरसों, है ना, गाजर, ये सब पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे। अब आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। कहा गया नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, हर्षवर्धन जी थे, पीयूष गोयल जी थे, या राजनाथ सिंह है, बताएं। वेरी गुड ना। आज तो वैसे क्लास नहीं होनी थी, एकदम लास्ट मोमेंट पर मैं आई, क्योंकि मैं सारी रात नहीं सो पाई ना, सारी रात, क्योंकि मेरा एक बार सर दर्द शुरू करता है, सबको पता है, तो 4 से 5 दिन जाने वाले होते हैं ना। सारी रात बैठकर सर दर्द, सर को दबाया गया है ना, सारी रात बैठ करके कि अब शायद चला जाए। चाहे जितना मैं दवा खा लूं, अगर एक बार आधा सर इधर वाला, दाएं तरफ वाला हमेशा दर्द करता है ना, तो वैसे तो आता महीने 1.5 महीने में एक बार है, लेकिन 4-5 दिन आराम से आहिस्ता से ले लेता है। ऐसा लग रहा है मेरी ये वाली आंख ही नहीं है ना, एकदम छोटी लग रही है अपने आप को खुद ही। क्या होगा, आप कहेंगे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना, है ना। अगर किसी को पता हो कोई उपाय तो बताए भाई, है ना। क्या करें, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर एकदम लास्ट में उठ कर आए कि नहीं चलो अच्छा ले ही लेते हैं, चल के आगे बढ़ते हैं। कहा गया कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। कहा गया प्राकृतिक रेशम, काली कपास, जूट, या आपके अरंडी। अरंडी जानते हो कि नहीं, अरे जिसको हम लोग गांव में रंडी रंडी कहते हैं ना, और ऐसे रख के यहाँ पर एक दूसरे के हाथ में रखा करके फोड़ते थे, बताएं। जूट होता है, क्या होता है, जूट को कहा गया, क्या कहा गया है, आप कहेंगे गोल्डन फाइबर, जिसका, जो आप बचपन में, है ना, कौन सी चड्डी पहनता था, यही नायलॉन की चड्डी हम लोग पहनते थे। अरे हम लोग का मतलब आप सब लोगों ने पहन रखा है ना, अब का जिनका बचपन वो नहीं पहनते हैं भाई साहब। यही वाली चड्डी, नायलॉन की चड्डियां आती थी, है ना। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, हंस रहे हो, हाँ। तो क्या होता था, यही रस्सियां बनती थी। तो अब उसको कहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है, भाई कहा गया गोल्डन फाइबर की तरफ आओ, या इसकी जगह जूट का प्रयोग करें। आप क्या करें, जूट का प्रयोग करें, ठीक है, ठीक है ना। वो पिक्चर थी ना, वही याद आ गई मुझे। हाँ, करेले का जूस मार खाओगे अभी तुम। निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट कहा गया प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया। नॉर्मन बोरलॉग जी क्या लेकर आए थे भाई, एम.एस. स्वामीनाथन जी, सुभाष कहा गया पालेकर जी, या पालेकर जी, वर्गीज कुरियन जी। तो आपको ये पता होना चाहिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित कौन किया, बताएं। लग रहा है ना, हाँ लग रहा है भाई, हाँ, क्योंकि हम खुद ही नहीं अच्छे हैं अपने लिए। जल्दी से 12 का बी होगा मैडम जी, कैसे बी होगा, ये तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अच्छा, भारत में हरित क्रांति लाया कौन था और इन्हें क्यों जनक माना जाता है, इसके पीछे कोई लॉजिक होगा ना, जल्दी से बताएं। उपासना जी, बी होगा, मार खाओगे। कहा गया शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया था, किसने, सुभाष जी ने, ठीक है ना, सुभाष पालेकर जी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, स्टार लगा लो भाई साहब सभी लोग, ठीक है। देखिए भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति कब आई थी, पहले आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और भारत में हरित क्रांति लाया कौन था,
सी सुब्रमण्यम जी लाए थे, लेकिन इनका नाम तो कहीं आता ही नहीं है, इनका नाम तो कहीं आता ही नहीं है। आप लोगों ने भी यही पढ़ रखा है, भारत में हरित क्रांति के जनक, इन्हीं को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है ना, इन्हीं को कहा जाता है। और इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है क्योंकि ये पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। ये भारत के हो गए और ये आपके पूरे वर्ल्ड के हो गए, ठीक है ना, लिख के आएगा प्रश्न जब भी आएगा। और ये आपके श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक हैं, बताएं भाई 1966-67। मैम नहीं पता मुझे, हाँ बिल्कुल नहीं पता होगा। और क्योंकि आप सबको पढ़ाया भी यही गया कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, इनकी चर्चा लेकिन ये लेकर आए थे वास्तव में, लेकिन ये सक्रिय नहीं थे। मान लीजिए मेरे मन में विचार आया था लाइब्रेरी खोलने का, क्या लाइब्रेरी है ना, मैंने जगह भी देख ली, सब कुछ यार भाई साहब फिट कर दिया ना, और थोड़ी सी बात पे मैं थोड़ा सा रुक गई, वेट करने लगी है ना, और जिनका घर था वही लाइब्रेरी खोली है। सोचो, तो विचार मेरा था, मैं थोड़ा सा क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई, तो ले कौन गया, एक्टिव वाला व्यक्ति, वो एक्टिव हो गए। ये लेकर आए कि हाँ ऐसे ऐसे, लेकिन एक्टिव कौन हो गए, ये हो गए। और सबसे ज्यादा लाभ किस फसल पर हुआ, तो आप कहेंगे गेहूं पर, 2 गुना से भाई साहब ज्यादा हो गया था गेहूं पर उत्पादन ना, और चावल पर, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ किस पर हुआ था, गेहूं पर, ठीक है, ये होता है। तो एक्टिव बनिए आप। मैम में हेड ऑपरेटर के लिए के सिलेबस में पॉलिटी नहीं है तो क्या आएगी, अरे पॉलिटी आएगी बच्चा, बिना पॉलिटी कैसे हो जाएगा, है ना, सिलेबस भेजना आप मुझे, ठीक है। देखो आप बोले थे कल, मुझे टाइम नहीं मिला ना, मैं आपकी बात को गौर फरमाती हूँ। आज चौहान जी याद दिलाएंगे मुझे कि तिलक भाई ने कुछ पूछा था, उसे क्लियर कर देना, ठीक है। तिलक जी, ठीक है ना, ये चौहान जी का काम है, बस एक मैसेज डाल देना तो हम कर देंगे, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई ना, आगे बढ़ते हैं। कहा गया अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया। देखो अभी तक कितनी थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कितनी थी, आप कहेंगे 22, अभी 22 बताए ना पीछे, अब कितनी यहाँ पर सिफारिश की गई 23 आपके फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के। कहा गया कृषि लागत और मूल्य आयोग करेगा, कृषि आधार मूल्य स्थिरता आयोग करेगा, नहीं करेगा, मूल्य स्थिरता आयोग करेगा, या भारतीय कृषि मूल्य निर्धारण बोर्ड करेगा, बताए। मोहम्मद जी आ चुके हैं भाई, साजिद भाई, हाँ साजिद, क्या बात है, मोहम्मद साजिद जी का स्वागत और अभिनंदन है, जल्दी से बताएं। कहा गया कृषि लागत और मूल्य आयोग सरकार को 22 अधिष्ठित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य गणने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है, जिसकी स्थापना कब की गई, 1965 में की गई थी, और इसका नाम बदलकर 1985 में इसका नाम क्या किया गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। तो क्या बताएंगे इसका नाम कब पड़ा, तो 1985 में पड़ा भाई साहब। इससे पहले क्या था, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, ठीक है ना, तो वो कब था, 1965 तक, ठीक है, याद रखना। ए उत्तर होगा, वेरी गुड, क्या होगा, ए उत्तर होगा। आगे आते हैं। कहा गया एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है। मान लीजिएगा आपके ये पौधे हैं, आप अपने गमले में, मान लीजिएगा कोई आपका गमला है और इस पर सड़ी सब्जियां डाल दो भाई, तो क्या हो जाती हैं, बताएं। कहा गया खेतों की खाद हो जाएगी, कंपोस्ट हो जाएगा, जैव खाद बन जाएगी, या हरी खाद बन जाएगी। हरी खाद में कई नाम आते हैं, जैसे लोबिया, मूंग,
उड़द, ढैंचा, ढैंचा जानते हो ना, ढैंचा, ये सब हरी खाद के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं के लिए ये बोए भी जाते हैं खेतों पर, ताकि खेती को या हमारी कृषि को हरी खाद मिल सके। कंपोस्ट क्या कहेंगे, वेरी गुड, क्या कहेंगे, कंपोस्ट कहेंगे, ठीक है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी। कंपोस्ट अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेषों से निर्मित होने वाला एक जैविक प्रकार की खाद है, जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। जो जैविक प्रकार के पुनः आप प्राप्त कर सकते हैं इनको ना, जैसे कहा जाता है आज हम मिट्टी के ऊपर हैं, आज हम क्या है, मिट्टी के ऊपर हैं, कल हम मिट्टी के नीचे रहेंगे, बस इतना ही है ना, कल हम क्या रहेंगे, मिट्टी के नीचे रहेंगे, ठीक है, गाड़ दिए जाएंगे भाई साहब। चौधरी जी, क्या बात है, चौधरी आज अपना ही जलवा है भाई साहब, हाँ ठीक है, चौधरी वाले अंबेडकर नगर से हैं क्या सब लोग, आप बताएं। कहा गया एमएस स्वामीनाथन को के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति, भारत में संविधान के क्रांतिकार, या भारत में श्वेत क्रांति, या आपके भारत में क्रांति के लिए उपासना जी। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो ना, शेयर कर दो। बताएं फटाफट, एमएस स्वामीनाथन जी को क्या कहा जाता है, बताएं क्या कहेंगे। देखो जो आपके नॉर्मन बोरलॉग जी थे, इनका जन्म तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि मैक्सिको थी। मतलब इन्होंने काम या कुंतल गेहूं होता था, कितना, 8 कुंतल जिस खेती पर, वहां पर 16 कुंतल गेहूं होने लगा, कितना, 16 कुंतल गेहूं होने लगा भाई साहब, है ना। तो उत्पादन क्या बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया, बढ़ गया, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कब आया था, तो आप कहेंगे 1966-67 में, या 1976 और 7 में, ठीक है, बिल्कुल हरित क्रांति। अच्छा, भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, देखो कहा तो आप बुकों में पढ़े, देखो एक व्यक्ति से संविधान नहीं बना था, लेकिन एक व्यक्ति का नाम जरूर दिया जाता है, वो कौन है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी हैं। कौन है, अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी हैं। क्या ये केवल व्यक्ति ऐसे थे जो संविधान को तैयार किए थे, ये संविधान के जन्मदाता माने जाते हैं ना, क्या केवल इन्होंने तैयार किया था, नहीं, इन्होंने सक्रिय रूप से कार्य किया था ना, सबने किया था, बहुत लोग कार्य पर थे, लेकिन इनका नाम क्यों दिया जाता है, कोई बता सकता है क्या, बिल्कुल बी.आर. अंबेडकर जी। इन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता भी की, प्रारूप समिति की अध्यक्षता भी की, है ना, और इसमें इनके अलावा 6 सदस्य और भी थे, लिख लो भाई, इनके अलावा थे, मैंने कहा है ना, अध्यक्ष के अलावा, ठीक है ना, जल्दी से बताएं प्रारूप समिति कब इसको स्वीकृति प्रदान की गई। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा गया, तो आप कहेंगे वर्गीज कुरियन जी को कहा गया है। किसको कहा गया, वर्गीज कुरियन जी को। भारत में क्रांति कब आई, तो 1857 की भी क्रांति आई, और बहुत सी क्रांतियां आई है ना। गुड मॉर्निंग गरिमा बच्चा, आइए, मथुरा से हैं, राधे राधे मैम जी, बिल्कुल राधे राधे बच्चा, ठीक है, बताएं, आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है, सिंचाई, भूमि विकास सिंचाई, या आपके भूमि बंधक, या कृषि भूमि खेती, भूमि बंधक, बताएं। बिल्कुल तिलक जी, वर्गीज कुरियन जी हैं, बताएं। आपसे मैंने पूछा कि आपके वाणिज्यिक बैंक है, मान लीजिए आप भी उसमें शामिल है ना, और कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है, बताएं जल्दी से। सी होगा मैडम जी 16 का, वेरी गुड, क्या बात है भाई। देखो जब बंधक, जैसे गिरवी कर्ज है ना, कि आप गिरवी होता है ना, गिरवी रख दो भाई, गिरवी कर्ज, ये बंधक हो गया, है ना।
आपने जेवर रख दी, जेवर रखी जाती है ना, जेवर रख दो, ये भी गिरवी होता है। तो ये वाली ये बंधक कृषि को शामिल या भूमि बंधक कृषि को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना, याद रखना। आगे कहा गया कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए की संरचना की गई है, विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्रों में और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, कहा गया मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया। बताए जलवायु तन्यक कृषि एवं कहा गया राष्ट्रीय नवाचार से या जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना करके या कहा गया संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन करके या फिर जलवायु परिवर्तन पर परिषद बना करके। बताएं 17 का सही उत्तर क्या होने वाला है? गरिमा बच्चा जी कह रही 17 का डी होगा। और लोग बताएं, और लोग बताएं भाई, फटाफट बताओ 17 का जल्दी से। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की संरचना की गई, यह विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्रों में और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और कहा गया संसाधन सक्रियता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। कौन सी थी? तो आप कहेंगे आपकी संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। बिल्कुल है, क्या होगा? बिल्कुल है। सोनू पटेल जी क्या बात है? ठीक है भाई, बोल देते हैं, है ना, सी उत्तर होगा मोहम्मद भाई, वेरी गुड। सोनू जी आइए बोल देंगे, है ना। आज हमारा ही जलवा है भाई, पटेल और चौधरियों से भरा है हमारा क्लास, क्या बात है ना। कहा गया वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है। कौन सी? वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार में प्रयोग में लाया गया था। कहा गया दक्षिण पूर्व यूरोप या दक्षिण पूर्व एशिया या दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र या मध्य एशिया। अच्छा, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन से देश आएंगे? मोहम्मद भाई, आप तो हमारे भाई हैं ना मोहम्मद भाई। दक्षिण पूर्व एशियाई देश, बताएं कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया। अब दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से देश आएंगे? ब्यूतर, वेरी गुड गरिमा जी, क्या दिमाग लगा ले गए भाई। यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया होगा, ठीक है ना, जिनमें आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये वगैरह वगैरह देश आपके शामिल होते हैं, ठीक है। होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से आएंगे? तो आपका बांग्लादेश आएगा, याद रखना, भारत भी आएगा आपका, पाकिस्तान भी आएगा, अफगानिस्तान आएगा क्या, है ना। ये दक्षिण पूर्व एशिया देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? अल्पकालिक फसल किसे माना जाता है, बस इतना बताना है। अगर आपको बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे माना गया? कहा गया फसल जो 1 साल और 3 महीने की अवधि के लिए होती हो। नहीं, जो फसल 1 साल से अधिक समय के लिए उगाई जाती हो। क्या ऐसा होगा क्या? जो फसल 1 साल या उससे कम समय के लिए उगाई जाती हो। बताएं, कहा गया फसल जो 1 साल और 6 महीने की अवधि के लिए जाती हो। बताएं कौन सा होगा? सही उत्तर चुनकर बताएं। क्या होगा? आप कहेंगे जो फसल 1 साल या उससे कम समय के लिए उगाई जाती हो उसी को अल्पकालिक फसल माना जाता है। किसको? अल्पकालिक फसल माना जाता है। तभी ऋण दिया जाता है आपको। क्या मिलेगा? ऋण मिलेगा, ठीक है ना चौहान जी। बिल्कुल, सबसे पहले उत्तर तिलक भाई साहब का आया। आगे बढ़ते हैं। कहा गया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, भैया कौन आया है?
ये नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखा है। तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? नाबार्ड की स्थापना कब होती है, जल्दी से बता दें। और मुख्यालय कहां पर है? कहा गया द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? अधिकतम पूछा गया है। 5 साल, 5 साल तो है ही नहीं, 15 साल, 10 साल, 20 साल या असीमित, बताएं। ओके देना। 12 जुलाई 1982 को क्या होगा? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जाती है। कितना? अधिकतम 15 साल होता है। कितना होगा? आप कहेंगे अधिकतम 15 साल का होगा, ठीक है ना। अधिकतम 15 साल का किस समिति के द्वारा इनकी स्थापना की गई? शिव रमन समिति के द्वारा इनकी क्या की गई? स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, है ना। कभी कभी केवल समिति पूछता है, कभी कभी स्थापना पूछता है। मुख्यालय कहां पर है? आप बोलोगे मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में, ठीक है ना। अरे बोलो ना, ठीक है मुंबई में है। कहां पर है मुख्यालय? तो आप बोलेंगे मुंबई में है, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहा गया खाद्य तेल निम्नलिखित में से किस से निकाला जाता है? जो आप तेल लेते हो, खाते हो, है ना, जो आप तेल सब्जी में, पूरी में, पराठा में यूज करते हो, वो कौन सा तेल होता है? बताए। कहा गया भांग का तेल, कपास का तेल, राई का तेल या रतन जोत का तेल? बताए भाई, कौन सा तेल होगा? ठीक है, शिव रमन समिति, बिल्कुल सी होगा मैडम जी। राई का तेल, राई या सरसों का तेल यूज किया जाता है ना। पूरी दुनिया आज इसी पर टिकी है ना, कि मेरे यहाँ शुद्ध तेल मिलता है, मेरे यहाँ शुद्ध तेल मिलता है ना। केवल गांव में ही शुद्ध मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है ना, जिनके यहाँ होता है। ठीक है, राई का तेल, राई या सरसों का तेल, ठीक है ना। या तो फिर राई या सरसों लेकर खुद ही पिरवाओ अपना, वही शुद्ध होता है, ठीक है ना। आगे कहा गया भारत में सिंचाई के लिए सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिकतम प्रचलित है? झीलों से सिंचाई अधिकतम प्रचलित है क्या भारत में? कहा गया कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई, टैंक से, भैया हमारे यहाँ टैंक वैंक खड़े होकर सिंचाई होती क्या? नहीं होती है ना। या फिर आपके कहा गया मल जल सिंचाई, बताएं। हमारे भारत में सर्वाधिक नलकूपों से, है ना, कुओं से, ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है, तो क्या सही होगा? वेरी गुड, बी उत्तर, कुओं से। अगर कुओं से, कहां से? कुओं से और नल ट्यूबवेलों से या नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर होती है? यूपी वाले करते हैं भाई, नंबर 1 पर है यूपी, ठीक है ना। कौन है? यूपी है, बिल्कुल। मोहम्मद जी, चौहान जी, गरिमा जी, तिलक भाई जी, सभी लोग सेशन को भी शेयर कर दो ना, सेशन को क्या कर दो? शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ठीक है। देखिए अगर मैं पूछ लूं कि तालाब से खेती कहां पर प्रचलित है, तालाब से सिंचाई कहां की जाती है? एक ऐसा भी राज्य है जहां तालाब से सिंचाई की जाती, कौन सा है? बताए। तालाब से वहां की खेती की सिंचाई की वो पद्धति या प्रकृति मानी गई कि वहां पर जो भी खेती होगी तालाब से ही सींचा जाता है। कहां पर? कोई बताएगा क्या? नहीं बता पाएंगे, लिख लो भाई, तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है ना। कौन सा है? तमिलनाडु। यहाँ पर जैसे भारत पूरा नलकूपों और कुओं और ट्यूबवेल से माना जाता है, वैसे तमिलनाडु राज्य ऐसा है जहां पर तालाबों से सिंचाई की जाती है। एमपी नहीं, तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते, कहा गया कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है? बात कहां की गई? कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, है ना। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बताएं। तमिलनाडु, बिल्कुल। गरिमा जी बताएं, जल्दी से बताएं। आप सभी लोग फटाफट बताओ ना, क्या करने लगते हो? 23 का भी यूपी,
यूपी तो है नहीं भाई, है ना। अब यूपी नंबर 1 पर हो गया है। फिर उसके बाद आपको कौन बताएंगे, वेस्ट बंगाल। अब यूपी तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमन सेंस से भी कुछ उत्तर सही करना है ना, कॉमन सेंस से भी। अब यूपी नहीं तो आपको भटकना ना है कि भाई अभी तक तो वेस्ट बंगाल ही था, नंबर 1 पर तो अभी तक यही थे, लेकिन अभी 2021-22 से यूपी आ चुका है नंबर 1 पर। कहां पर, नंबर 1 पर आ चुका है। अब ये नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अभी यूपी, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अभी कौन सा है, अभी यूपी, अभी ये याद कर लो, ठीक है ना। लेकिन अगर यूपी ऑप्शन में ही ना रहे तो फिर आपको वेस्ट बंगाल नंबर 1 मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पूछा गया है तो आपको अपने अकॉर्डिंग दे देना। कहा गया भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, मतलब सींचा गया क्षेत्र या सिंचाई वाला क्षेत्र। मान लीजिएगा ये हमारा गांव है ना, और ये हमारा गांव है और सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र पूछा गया। क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया, है ना। अब इतने में हम लोग रह रहे और इतने में क्या हो रहा है, सिंचाई से खेती की जा रही है, तो क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया ना, रहने वालों से सिंचाई करने वाला क्षेत्र ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या मारेंगे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब, बताए भाई क्या होगा, यूपी होगा मैडम जी। यूपी के अलावा कौन हो सकता है, कौन होगा, यूपी होगा। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र परसेंट में बताओ, सर्वाधिक सिंचित आपको अब प्रतिशत में बताना है, कौन सा राज्य होगा, बताए। परसेंटेज में पंजाब है, क्या बात है, हाँ तिलक भाई, ये है तैयारी यूपीएसआई, यूपी पुलिस की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक असिंचित राज्य कौन सा है, सर्वाधिक असिंचित राज्य कौन सा है, बता दें, असिंचित राज्य। और सर्वाधिक असिंचित प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, बताएं। हाँ पंजाब होगा, वेरी गुड। अब बताएं असिंचित वाला कौन सा होगा, जहां सिंचाई, पहले मैंने पूछा राज्य कौन सा होगा, मतलब आपको असिंचित राज्य कैसे बताना, एरिया वाइज, और फिर बताना है परसेंटेज पर, बताएं। राजस्थान नहीं, जल्दी से बताएं, जल्दी से। असिंचित राज्य कौन सा होगा, असिंचित राज्य महाराष्ट्र, ये एरिया में कौन होगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और प्रतिशत में मिजोरम, मिजोरम याद करके रखना भाई साहब, दोनों एमएम से हैं। महाराष्ट्र, वेरी गुड गरिमा जी, महाराष्ट्र, तिलक भाई, महाराष्ट्र। असिंचित क्षेत्र एरिया में कौन होगा, महाराष्ट्र। परसेंटेज में कौन होगा, कि सर्वाधिक परसेंटेज में असिंचित, तो आप कहेंगे मिजोरम होगा। कौन होगा, मिजोरम। कहा गया नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन होगा, नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित। जैसे हम लोगों के यहाँ खेती नहरों से सींची जाती है, तो कहाँ है, यूपी में, है ना। नलकूपों से सींची जाती है, कहां पर, यूपी में। तालाबों से मैंने बता दिया, तालाबों से कहां सिंचाई की जाती है, तमिलनाडु में। याद रखना भाई साहब इनको, तमिलनाडु को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन, कहा गया फिंगरलिंग, कौन सा, फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। कहा गया मत्स्य पालन सेक्टर, मधुमक्खी पालन सेक्टर, बागवानी सेक्टर या डेयरी सेक्टर, बताएं। तमिलनाडु तालाब से, बिल्कुल, बताइए भाई। आगे है 25 की तरफ मूव करें, फटाफट 25 की तरफ आप लोग मूव करिएगा जल्दी से। क्या होने वाला है, वेरी गुड, क्या होगा, आप कहेंगे मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन सेक्टर। अच्छा, मछली पालन की क्रांति को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, नीली क्रांति कहा जाता है, क्या, नीली क्रांति। कहा गया अगर आपके फिंगर लिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, इसमें लगभग आपके 40 लाख, कितना, 40 लाख की बात की गई, 40 लाख परिवार लाभान्वित होंगे, लगभग 20
लाख टन मछली उत्पादित करके ना, सोचिएगा 20 लाख टन मछली उत्पादित की जाएगी और 40 लाख परिवार इसे खाएंगे। ठीक है, परिवार इसे खाएंगे, है ना। कुछ लोग अपने बर्थडे पर, जन्मदिन पर, सोचने वाली बात है, आप अपना जन्मदिन मनाते हैं और किसी को मरण दिन देते हैं मार करके। समझ रहे हैं ना किन की बात कर रहे हैं, मरण दिन उनका होता है। तो कैसे आप खुश रहेंगे? मैं ये नहीं कहती बिल्कुल आप नहीं खाइए पिए, खानी पीनी चीज है, बिल्कुल खाइए पिए, लेकिन इस दिन तो ना खाएं कम से कम। ये शुद्ध शाकाहारी बनना बहुत बड़ी बात होती है, सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जितना कर सकते हो उतना तो कर लो भाई। आप सोचते हो कि मेरा आज जन्मदिन है, मैं अपनी मोमबत्ती तक ना बुझाऊं, कहीं मेरी लाइफ ना बुझ जाए, और किसी की आप गर्दन तोड़ देते हैं। सोच बदलो, सोच बदलो। राधे राधे मैम, बिल्कुल राधे राधे चौरसिया जी, पूजा जी। क्या होगा? आप कहेंगे ए उत्तर। आगे बढ़ते हैं। कहा गया ई रकम, कौन सी रकम? ई रकम, ठीक है ना। योजना को निम्नलिखित में से किससे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ई रकम किसे प्रदान करेंगे? गरिमा जी, मैं हूं, नर्क में जाते हैं। ऐसे भी नहीं बोलते हैं। चलिए, कहा गया किसानों के हेल्पलाइन प्रदान करने के लिए, खेती के लिए बीज और उर्वरक प्रदान करने के लिए, या डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए जहां किसान अपनी कृषि उत्पादकों को नीलामी के माध्यम से बेच सके। अभी देखो, आप घर बैठे बैठे अपने घर गाय मंगा सकते हो, भैंस मंगा सकते हो, बकरियां मंगा सकते हो। आपको जो खरीदना आप घर पर बैठे रहो, फोन का यूज करो, ऐप का यूज करो, घर आ जाती है भाई गाय भैंस, है ना। जैसे बुक करते हो ना, वैसे ही लदकर ट्रैक्टर में आ जाती है भाई साहब। तो क्या होगा? अरे भाई इनको भी तो मौका दो, ताकि वो अपनी नीलामी के माध्यम से बेच सके अपनी कृषि उत्पादकों को। ठीक है, वेरी गुड। चलिएगा आगे। कहा गया काफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? काफी, बताएं भाई। काफी, देखो काफी पीने का शौक किसको था? अंग्रेजों को। जो भारत में हमारे प्रयागराज में एक काफी रेस्टोरेंट है ना, काफी मतलब पीने के लिए, वो आज भी अंग्रेजों का बना हुआ है। आज भी वहां पर जो वेटर्स हैं वो अंग्रेज जैसे ही कपड़े पहन कर आते हैं भाई साहब ना, आज भी, है ना। और ऐसी जगह आप जाइए, देखिएगा भाई, घूमिए फिरिए, और क्या ही बता सकते हैं, बताएं। 27 का ये होगा मैडम जी। इथोपिया है, कौन सा है? इथोपिया, ठीक है ना, वेरी गुड। ब्राजील काफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन काफी का मूल स्थान इथोपिया है। कहां पर है? इथोपिया पर है, ठीक है ना, इथोपिया पर है। हाँ बिल्कुल, इथोपिया पर है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। क्यूबा कैसे हो जाएगा बच्चा? क्यूबा किस लिए जाना जाता है, बता दो भाई। क्यूबा, है ना। अच्छा, इथोपिया किसका हिस्सा है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है क्या इथोपिया? बताए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? बताओ फटाफट, जल्दी से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? बताएं भाई, जल्दी से बताएं ना, इंतजार कर रहे हैं भाई। 4 देश होते हैं, कोई बता दे। इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया। क्या बात है भाई, लिख लो कौन कौन से होते हैं। चौहान जी ने बता दिया। आपका इथोपिया होता है ना, जिबूती होता है छोटू सा, इरिट्रिया होता है, और सोमालिया होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें 4 देश है। आपसे ये पूछ ले जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस में पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं ना,
कोई बात नहीं, चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि आप यहाँ गलत कर दिए तो आप गलत हो गए, एग्जाम हाल से बाहर हो गए। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? बूस्ट हो रहा है। ठीक है ना, क्यूबा होगा, अरे इथोपिया होगा। ठीक है ना, आगे कहा गया वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं। मान लो मैंने फसल ऋण लिया है ना, हमारे पास पैसा नहीं था भाई साहब, हमने फसल ऋण लिया, चुकाते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा इतने % की दर अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है या सब्सिडी दी जाती, कितने %? कहा गया 7%, 3%, 4% या 2%। जो लोग तुरंत ऋण चुकाते हैं, बताएं क्या है? हार्न ऑफ अफ्रीका। हार्न ऑफ अफ्रीका क्या है कह रहे हैं? हार्न ऑफ अफ्रीका देश है अफ्रीका महाद्वीप में, है ना, जो सींग जैसी संरचना बनी है उसी को हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ऐसे सींग जैसी, जैसे आपकी गाय भैंस की सींग होती ना, तो अफ्रीका महाद्वीप में आप जाएंगे एकदम पूरब की तरफ, ऊपर की तरफ देखेंगे तो अफ्रीका के पूर्व हिस्से को हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें 4 देश आते हैं। क्या होते हैं बच्चा? 4 देश आते हैं। ठीक है ना, जिनमें से सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती आते हैं। ठीक है, बताएं यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? कितने % की सब्सिडी दी जाती? 3% की। याद रखना, अगर आप ऋण लेते हो, मान लो ऋण कितने का दिया जाता है? 7% का। कितना? 7%। अगर आपने ऋण, कहा गया फसल ऋण चुकाते हैं तुरंत, देखो कहा गया तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं, तो आपको 3% की सब्सिडी दी जाती, तो बचा कितना? 4% ही केवल आपको चुकाना पड़ेगा। कितना? 4%। ठीक है, हाँ 3% का। कितना? 3% का आपको दिया जाता है। ठीक है ना, याद रखना, थोड़ा सा दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस थोड़ा सा रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल गोल, आंखें भी गोल, है ना, तू भी गोल, ये दुनिया भी गोल, सब कुछ गोल गोल ही है। बताएं जल्दी से। जल्दी से बताएं। क्या होगा? गोल क्रांति आलू से होगा क्या? किससे होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल आलू से ही संबंधित है मैम ना। अगर मैं पूछ लूं किससे संबंधित है? आलू से। आलू है, कचालू है ना। अगर हरित क्रांति किससे संबंधित है? अब बता दो थोड़ी देर, हरित क्रांति किससे संबंधित है? बताएं। हरित क्रांति के बाद बताएं श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, है ना। पीली क्रांति लिखते जाओ आप नंबर से, ऐसे ही जैसे पूछ रहे हैं। नीली क्रांति, नीली क्रांति, है ना, नीली क्रांति। ठीक है, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति। बताएं, बता दीजिएगा। सबका कमेंट लेट जा रहा है, कोई बात नहीं, लेट आ रहा है तो लाइक कर दिया करो सेशन को भाई आप लोग ना। आलू से। अब बताएं हरित क्रांति किससे संबंधित है? सभी लोग मिलकर बताओ भाई ना, सभी लोग क्या करें? मिलकर बताएं। गेहूं से। देखो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है। खाद्य उत्पादन में नंबर 1 कौन है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 कौन सा राज्य है? बताएं भाई। नंबर 1, नंबर 1, है ना, 1 नंबर पर कौन सा राज्य है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित? तो आप कहोगे दूध से है। किससे संबंधित? पीली क्रांति किससे संबंधित? आप कहेंगे सरसों या तिलहन से। सरसों या तिलहन उत्पादन से, क्योंकि तिलहन में कई आ जाते हैं, है ना, तिलहन से। ठीक है ना, होगा ना, बोलो मना। या फिर कहा गया आपसे नीली क्रांति, तो अभी सबको बताया गया मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। ठीक है ना, और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? बताएं। गुलाबी क्रांति झींगा, बिल्कुल गुलाबी झींगा से, झींगा मछली
झींगा या प्याज उत्पादन से। किससे? प्याज उत्पादन से, ठीक है ना। झींगा मछली, ठीक है। गेहूं आपका क्या होता है? प्याज भी होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार का एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। कहा गया इसी को रैचिंग कहा जाता है, कहा गया क्रॉप रेंजिंग कहा जाता है, शेयर क्रॉपिंग कहा जाता है, या आपके हम्बिक कहा जाता है। बताएं। जल्दी से क्या कहेंगे? अब मान लो हमारी ये खेती है ना, हम लोग क्या करते हैं? बटाई पर देते हैं। क्या करते हैं? बटाई पर देते हैं। बटाई पर देते हैं ना खेती, चौथाई पर देते हैं, चौथाई पर देते हैं ना। और उसके अलावा क्या करते हैं? और भी खेती कैसे दी जाती है? जिस पर आप लगान पर उठा देते हैं पूरी तरह से, है ना। आप कहेंगे इस खेती का मुझे लगानी पर उठा दिए, बोला जाता है ना, इस खेती का मुझे 10,000 रुपए सालाना देना, क्योंकि ये खेती कितनी है? 2 बिस्वा। कितनी है? 2 बिस्वा। 1 बीघा नहीं है भाई साहब ना, 1 बीघा होती तो फिर ज्यादा होती। 10,000 रुपए मुझे सालाना देना। आपका जो मन करे आप बो जाके, खेती हमारी, आपकी इच्छा, आप जो चाहे वो बो ना। तो क्या कहेंगे? फिलहाल तो यहाँ बात हो रही बटाई खेती, तो क्या कहा जाता है? शेयर क्रॉपिंग कहा जाता है। शेयर क्रॉपिंग का मतलब हमारी खेती पर बोइएगा, सब कुछ करिएगा, लेकिन कुछ हिस्सा आपका भी, इसी को हम लोग बटाई कहते हैं। कहते हैं कि ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? बटाई कहते हैं ना। तो शेयर क्रॉपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? शेयर क्रॉपिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है? वैसे तो भारत में किस राज्य में प्रति हेक्टेयर, बताएं। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, कहां पर? शेयरिंग करते हैं भाई साहब ना, क्योंकि और फिर उसके बाद क्या होता है? देखो हर चीज में खाद डालोगे उसमें भी शेयर करेंगे हम, है ना। 5 डालोगे उसमें भी, बीज लाओगे उस पर भी शेयर होता है ना। और 10, मान लो 10 कुंतल गेहूं हो गया ना, गेहूं हो गया, तो 10 कुंतल में बटाई में अगर दियो तो 5 कुंतल जो कर रहा था बेचारा उसको, और तुम्हारी खेती थी तुमने कुछ नहीं किया तो 5 कुंतल तुमको भी, ठीक है ना। आपको घर बैठे भी मिल गई और 5 भी मिल गया, उसने किया और उसके पास खेती नहीं थी उसको भी मिल गया 5 कुंतल। बताएं मोहम्मद भाई। कहा गया ए उत्तर होगा। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश किसके लिए? गन्ने के लिए जाना जा रहा है भाई। गन्ना, गेहूं, सब्जी, सब्जी में भी नंबर 1 आ गए हम। सब्जी, आम, अमरूद, आंवला। अब दूध ना लिखना, दूध में नंबर 2 पर पहुंच गए, है ना। चावल पर भी नंबर 2 पर पहुंच गए, ठीक है ना। और एथेनॉल, एथेनॉल लिख सकते हो। एथेनॉल क्यों लिख सकते हो? एथेनॉल कोई कारण होगा ना, क्योंकि एथेनॉल गन्ने के जो खोई आती ना, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जो शहर वाले होंगे हो सकता है ना जान पाए। आप जूस तो पी लेते हैं, जूस, और जूस के अलावा जो वो खोई निकलती ना, जो उस पर बोरा पर इकट्ठा करते रहते, उसी से हम लोग क्या बनाते हैं? एथेनॉल। तो एथेनॉल पर भी यूपी नंबर 1 पर है। कौन है? यूपी है, ठीक है। याद रहेगा ना इतना? बोलो भाई साहब। चौरसिया जी, पूजा चौरसिया जी, क्या होगा? ए होगा, यूपी है हमारा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? तो नाम से पता चल, साग सब्जी भाजन, है ना, साग भाजी से। हरी सब्जियां खानी चाहिए रोज, आपको खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? कुछ लोग कहेंगे नहीं खानी चाहिए। अभी तो आपका हरियाणा पहुंच चुका है ना, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सब्जियों, किसे? सब्जी, ठीक है ना, सब्जी। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
जल्दी से बताएं। राजस्थान पहुंच चुका है। आम, अमरूद, आंवला चावल में नहीं है, चावल में आपका पश्चिम बंगाल है नंबर 1 पर। ठीक है, कौन है? पश्चिम बंगाल है। कौन होगा सब्जी में? बताएं। दूध में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? बताओ भाई जल्दी से, अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार बताएं भाई कौन सा हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे? राजस्थान है। मैंने हरियाणा बोल दिया था क्या भाई? राजस्थान है आपका। कौन सा? राजस्थान। यहाँ पर लगभग 15% के आसपास दूध होता है ना पूरे भारत का, और यूपी में लगभग 14% के आसपास होता है। इतना पीछे हुआ है 1% मार। कब वो छलांग मारकर नंबर 1 पर आ जाएगा ये नहीं पता, कब आ जाएगा। ठीक है ना, तो राजस्थान नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर यूपी है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर, कहा गया एंड्रिन, लवण जल, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करो भाई, सही उत्तर का चयन करें आप लोग। किसका प्रयोग करेंगे? मान लीजिएगा फसल में चींटियां लग गई, खा पीकर भाई साहब बराबर कर देती है ना, इतना बड़ा हो ना तो ये इसमें 100 चींटियां लग जाएंगी। कितनी? 100 चींटियां। और इसको यहां से डनगाते डनगाते यहां ले आती हैं। सोचिएगा इनमें इतनी पावर होती है। बताएं। कपूर। किसका प्रयोग करते हैं? कपूर रख दो भाई साहब, कपूर। किसका? तो आप कहेंगे कपूर के रखने से ये तुरंत भाग जाती हैं। या आप केरोसिन का तेल, किसका? केरोसिन का तेल डाल दो भाई, है ना। या फिर लक्ष्मण रेखा लगा दो, सीधी सी बात खत्म, है ना। लक्ष्मण रेखा लगाने से ये भागती नहीं है, मर जाती बेचारी, है ना। तो मारना नहीं है आपको, भगाना है सिर्फ वहां से। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना है? मारना नहीं, केरोसिन का तेल। या फिर इसके अलावा भी कोई है का? हाँ, बेकिंग सोडा डाल दो। जो आप सोडा खाते हो ना, बेकिंग सोडा डाल दो भाई साहब, उससे भी चींटियां भाग जाती हैं, है ना। या फिर गर्म पानी और लाल मिर्च का पाउडर डाल दो। गर्म पानी प्लस लाल मिर्च इसमें मिला करके। कौन सी मिर्च? इसकी गंध से भी भाग जाती है ना। उपाय करना भाई साहब, है ना। जब आपके घर पर हो या तो ये करना, या तो ये करना, या तो अब केरोसिन का तेल कहाँ मिलता ही है ना, किसी के घर पे रखा रखाया हो तो नहीं जानते, है ना। अब तो रेयर केस में मिलता है भाई साहब। इंडिया में नंबर 1 मिल्क है। इंडिया में नंबर 1, हाँ नंबर विश्व में दूध उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 है? बताएं भाई। इनका प्रश्न है मोहम्मद भाई जी का। आज हम इतना जल्दी कैसे पीछे हो जा रहे हैं भाई? ये कैमरा सेट नहीं है क्या? बताएं भाई। विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 कौन सा देश है? बताएं कौन सा होगा? बिल्कुल भारत ही है आपका। क्या होगा? आप कहेंगे अरे मैडम जी भारत ही है। आगे बढ़ते। कहा गया मछली की किस्मों के, कहा गया आपके तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तलमज्जी प्रकार, तलमज्जी भाई जो तल में मछलियां पाई जाती हैं, तो समुद्र के आसपास के या समुद्र के गहरे पानी पर। हम सबको क्या लगता है कि समुद्र के पानी पर जब ठंडियां वगैरह होती हैं तो ऊपर ऊपर क्या जम जाती है? बर्फ जम जाती है। हमको और आपको क्या लगता है इसमें मछलियां जीवित कैसे रहती भाई साहब? इनकी तलों पर फिर मछलियां कैसे पाई जाएंगी? क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा, आप कभी पानी को ठंडा करिएगा, किसको? पानी को, है ना। जा करके आप क्या करें? पानी को ठंडा करें, ठीक है, फ्रिज में लगा दो, और थोड़ी देर बाद आप अपनी बोतल को निकाल लो। क्या करना है? निकाल लो, है ना। ये आपकी बोतल है, इसको निकाल लो। आप देखेंगे ऊपर का पानी हो सकता है ढक्कन तक बंद हो जाए, मतलब आपकी क्या जमा होगी? बर्फ जमा हो गई। लेकिन नीचे का पानी पानी ही है, मतलब ऐसे ही तरल ही है। तो क्या होता है? यहाँ पर मछलियां इसलिए जीवित रहती। तो कहां पर पाया जाता है? समुद्र के गहरे पानी में। कहां पर? समुद्र के गहरे पानी। इंडिया ही है, इंडिया नंबर 1 पर है दूध में, है ना। कहा गया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 15, 16, 17 के लिए
दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य में कौन सा है? बताए, सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से कहा गया आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा यहाँ पर फल कहाँ हो सकता है? बताए। रिशपाल जी बताए भाई, स्वागत है, बताए। देखो सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन है? सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य आपका अपना यूपी है। कौन है? आपका अपना यूपी है। अब यूपी तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या लगाओगे? मध्य प्रदेश, अरे आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा सही होगा? आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है ना। कर्नाटक ना है बाबू, हो ना, कर्नाटक नहीं जाना, आंध्र प्रदेश तक ही आपको टिके रहना। आंध्र प्रदेश होगा। तो सबसे नंबर 1 पर कौन है? आपका यूपी, फिर क्या है? आपका आंध्र प्रदेश, फिर क्या होगा? आपका महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। ये लेटेस्ट डाटा के अनुसार, ना कि 2016-17 के अनुसार बता रहे हैं, ये आपका लेटेस्ट है। तो नंबर 1 पर यूपी है, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश है, और फिर आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। ठीक है मोहम्मद जी, वेरी गुड। क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। अब झूम का आ गया रोका, पेंडा, दैया या आपका कुरुआ। बताएं, झूम कृषि या इसी को झूमिंग कृषि बताएं भाई। झूमिंग कृषि जो होती है कैसे होती है ना? ज्यादातर तो ये जनजातियों के द्वारा की जाती है। किसके? जनजातियों द्वारा की जाती है ना। कैसे की जाती? अगर इस स्थान पर यहाँ पर ये बसे, यहाँ पर ये रह रहे, तो इसके थोड़ी दूर पर वो क्या करेंगे? वहां की लकड़ियों को, वहां के जो भी चीजें होंगे उनको जला करके, जोत करके अपनी कृषि कर लेंगे, है ना, बो देंगे भाई। और जब यहाँ की उर्वरक शक्ति खत्म तो ये इसके आगे जला लेंगे, यहाँ पर बो लेंगे। और जब यहाँ की खत्म तो इसके आगे, यहाँ की खत्म तो इसके आगे, यहाँ खत्म इसके आगे, और फिर रिटर्न होकर फिर यहीं आएंगे, क्योंकि तब तक यहाँ की मिट्टी क्या होगी? उर्वरक बनती रहती है। तो क्या कहते हैं? दैया कहते हैं। वेरी गुड। क्या कहेंगे? दैया कहा जाता है। वेरी गुड, है ना। तो आप क्या कहेंगे? इसको दैया कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में दैया कहा जाता है। अरे दैया नहीं कहा जाता है कि आप दैया दैया गाना याद करने लोग ना, दैया कहा जाता है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। कहा गया एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी को गोड़ते हैं, गोड़ा जाता है ना। तो एक तो होता है कि आप हल से जुतवा लो, मतलब हल चलवा लो, ट्रैक्टर चलवा लो या बैल से जुतवा लो। और एक होता है स्वयं, मान लो छोटी सी खेती है ना, जहां हम लोग साग सब्जी भाजी बोते हैं, तो उसको कैसे ढीला। यहाँ पर तो बात की गई जंगल की, लेकिन जंगल से ज्यादा तो हमको लगता है ऐसे यूज किया जाता है। बताए, फड़वा होगा। कहा गया ढेकली, फावड़ा होता है आपका भाई साहब। क्या होता है? फावड़ा होता है, जिसे हम लोग गांव की भाषा में फरुआ फरुआ कहते हैं। रियल क्या है? वो फावड़ा है। क्या है? फावड़ा है। तो फावड़ा जो आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे ऐसे चौड़ा सा इसमें पट्टी लगा रहता है और इसी में लकड़ी का हत्था लगा होता है ना, ये क्या होता है? फावड़ा होता है भाई साहब। इसी से हम लोग क्या करते हैं? खुदाई करते हैं ना, खुदाई करते हैं ना, गोड़ते हैं, है ना, ढीला करते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं? ढीला करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फावड़ा कहा जाता है। वेरी गुड। क्या कहते हैं? फावड़ा कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया ऐसा बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे उसी के रूप में जाना जाता है। निर्वाह खेती, किचन गार्डन, झूम खेती या रोपड़ खेती। बताएं 38 का सही उत्तर क्या होगा? चौरसिया जी, क्या समस्या आ गई आपको? बताएं। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जा रही है उसे क्या कहेंगे? जैसे आपकी रबड़, कोको, चाय, कहवा, पटसन, कपास, ये क्या है? आपकी नगद फसल है, तो इसी को हम रोपड़ खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपड़। तो आपकी बागानी फसलों के अंतर्गत कहां गया? बागानी फसल। बागानी फसल के अंतर्गत क्या क्या आएंगी? बताएं। अभी बताए ना, अब आप बताओ बागानी फसल के अंतर्गत कौन कौन फसलें आएंगी? डी होगा, रोपड़ फसल कहा जाता है। बिल्कुल
ज्ञान जी ध्यान देना, अरे चौहान जी, ठीक है ना। तो क्या आएंगे आपके, रबड़ आएगी, क्या आएगी, रबड़, कोको, कहवा, काफी, ये सब क्या है, बागानी फसल है, ठीक है। नेट गोल गोल घूम रहा है, अच्छा आपका घूम रहा है, ठीक है, ठीक है। हम सोचे यहां से दिक्कत है क्या, आज नेट स्लो चल भी रहा है ना, ठीक है, मौसम सही नहीं है इस कारण, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है, काफी, चाय, काजू या मोटे अनाज, बताए सही उत्तर कौन सा होगा। बताएं यहां पर, तो काफी आपकी बागानी फसल है, चाय भी है, काजू भी है ना, लेकिन आपकी क्या है, मोटे अनाज है क्या बागानी फसल, आप कहेंगे नहीं है मैडम जी, ठीक है ना, क्या बोलेंगे कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी काफी, काजू, चाय, नारियल, सुपारी, ताड़, रबर, ये सब बागानी फसलें हैं। आपकी सुपारी भी कैसी बागानी फसल है, ठीक है ना, नारियल भी कैसे है, बागानी फसल है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कहा गया तुर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तुर, तुर दाल को, बताए भाई तुर दाल को। और दाल उत्पादन में नंबर 1 कौन सा राज्य है, दाल उत्पादन में नंबर 1 कौन सा राज्य है, बताए। कपास, बिल्कुल हाँ, कपास भी है। दाल उत्पादन में नंबर 1 कौन सा राज्य है, जल्दी से। एमपी, अरहर कहा जाता है, तुर को क्या कहते हैं, अरहर कहते हैं, क्या कहा जाता है, अरहर कहा जाता है। ज्वार, मसूर, रागी, ये तो आप खुद ही जान रहे हो ना, ज्वार क्या है ना, जवार क्या है, मसूर क्या है, रागी आपकी वही सरसों वगैरह, रागी सरसों है ना, उन्हीं में आती है। एमपी नहीं, देखो मैंने भंडारण की बात नहीं की, मैंने उत्पादन की बात की, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है ना, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में, भंडारण कहाँ है, एमपी में, ठीक है, राजस्थान, वेरी गुड तिलक जी, कहां पर, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, आगे किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी का उत्पादन किया, अरे 2016-17 में नहीं, 22-23 में भी, आगे भी आने वाले समय पर भी यही रहेंगे, कोई और नहीं इनका जगह ले सकता है। चीनी का कटोरा कहा जाता है भारत में इनको, बताएं। अच्छा, चीनी का नगर किसे कहा जाता है, चीनी का नगर किसे कहा जाता है, पूजा जी और चौहान जी के अलावा भी बताएं इनको, चीनी का नगर किसे कहा जाता है, बताएं। चीनी का नगर किसे कहा जाता है, देखो चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा भारत में किसे कहा जाता है, बताएं। यूपी है, यूपी था और यूपी ही रहेगा, ठीक है ना। मैंने कहा चाहे 22-23 हो, चाहे आपका आने वाले समय पर फिर नहीं कहा जा सकता है, बदल जाए। महाराष्ट्र क्या है चौहान जी, यूपी, महाराष्ट्र क्या है, देखो चीनी का नगर तेलंगाना को कहा जाता है, अभी उस दिन बताएं सबको, और चीनी का कटोरा यूपी को ही कहा जाता है। कटोरा यूपी को कहा जाता है। आगे कहा गया भारतीय मृदा में कमी होती है किसकी, मैग्नीज की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फास्फोरस की, तो आपके जो मिट्टी होती है भारतीय मृदा, कितने प्रकार की मिट्टियां होती हैं, जल्दी से बताएं, कितने प्रकार के, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, और सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, सबसे उपजाऊ मिट्टी बताएं,
सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। कितनी? 8 प्रकार की। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ पाई जाती है, इसीलिए क्या होता है, नाइट्रोजन की कमियां होती है ना, इसलिए नहीं होती है, मतलब भारत की प्रमुख मिट्टियों पर नाइट्रोजन की ही कमियां। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ भी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है। भाई जहां उत्पादन ज्यादा होगा वहीं जनसंख्या ज्यादा होगी, एक लॉजिक के साथ यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि आपके गंगा यमुना के कछारी पठार यहीं पर, या आपकी बहती गंगा, तो सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यहीं पर पाई जाती है, आपके यूपी पर, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? अरे यूपी है, कोई नहीं हो सकता टक्कर में, हम हैं सबसे हटकर। आगे, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन या नारियल उत्पादक का इलाका करने वाला राज्य या उत्पादित करने वाला राज्य? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बताएं। जलोढ़ मिट्टी, तिलक भाई जलोढ़ होगा, बिल्कुल, वेरी गुड। चौरसिया जी, चौहान जी, क्या होगा? कर्नाटक। मार खाओगी फिर तुम, जल्दी से बताएं क्या होगा? केरल होगा। क्या होगा? केरल होगा। क्या होगा? आप बोलोगे केरल होगा, ठीक है। केरल और किसके लिए जाना जाता है? आपका नारियल के लिए तो जाना ही जाता है, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? प्राकृतिक रबड़ उत्पादन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। कर्नाटक कहवा और रेशम के लिए जाना जाता है। किसके? कहवा, कॉफी के लिए आपका कर्नाटक, और रेशम के लिए भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल किसके लिए? चावल और जूट के लिए जाना जाता है, चावल, जूट, और वैसे तो यहाँ पर नाशपाती के लिए भी जाना जाता है, नाशपाती के लिए। आंध्र प्रदेश किसके लिए भाई साहब जाना जाता है, कोई बताएगा क्या? तंबाकू और हल्दी के लिए, तंबाकू और हल्दी उत्पादित होती है यहाँ पर, बहुत अच्छी बेहतरीन हल्दी। किसके लिए? तंबाकू और हल्दी के लिए। अच्छा, केरला ही बताए थे। कॉफी के लिए कर्नाटक, हाँ, कॉफी के लिए कौन जाना जाता है? कर्नाटक जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ बचा है क्या? हाँ, मछली भी यहाँ पर होती है भाई साहब। क्या होती है? मछलियां होती हैं, है ना, तभी तो चावल और मछली ये लोग खाते हैं खूब जमकर। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नगदी फसल है? अच्छा भाई, तो बता दो भाई, बाजरा, कपास, धान या ज्वार? जल्दी से। हाँ, बिल्कुल, चावल, जूट, जूट चावल के लिए भी जाना जाता है, जूट के लिए जाना जाता है ना। मछली उत्पादन के लिए भी जाना जाता है पश्चिम बंगाल को, ये लोग मछली चावल खूब खाते हैं ना, मछली भात, क्या बोलते हैं? मछली भात। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया व्यापारिक फसल। अब बाजरा को आप रखे रहेंगे तो भी नहीं खराब होगा, धान भी जमा हो जाता है लोगों के यहाँ कटकर, कहेंगे जब क्या कहते हैं, अच्छी कीमत मिलेगी तब बेचा जाता है ना। और ज्वार भी कोई सी तो कौन सी है? कपास है, कपास रख दोगे तो खराब हो जाएगी भाई साहब ना। काटन, क्या होता है? काटन। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? क्या बात है ना। तो कोको, जूट, बाजरा या कपास, तो कौन सी नहीं है? बताएं भाई, कौन सी नहीं है? अभिनव जी, रिचपाल जी, बी होगा, बिल्कुल। पीछे क्वेश्चन बी था क्या भाई? देख लेते हैं आप लोगों का, पीछे वाला जरूर चेक करते हैं। हाँ, बी था। आगे बताएं, है ना, बताएं कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो कोको भी है ना, जूट भी है, कपास भी है, लेकिन बाजरा आपकी नहीं है, मोटे अनाजों के अंतर्गत आती है और खरीफ फसल के अंतर्गत भी आती है। किसके? खरीफ फसल के अंतर्गत, ठीक है, बाजरा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या गया? वैश्विक स्तर पर भारत बागानी क्षेत्र में सब्जियों और फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक बागानी क्षेत्र का एक उत्पादक नहीं है? कहा गया मसाले और फूल, पेड़ और अनाज फसलें, औषधि पौधे और रोपड़ फसलें, या सुपारी? बताएं। बाजरा, बिल्कुल, रिचपाल जी, अभिनव जी, चौरसिया जी, तिलक भाई,
चौहान जी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ मूव करो आप लोग, 47 की तरफ मूव करिएगा। बताए, आपके पेड़ और अनाज फसलें होंगी क्या? व्यापारिक फसलें नहीं है ना, आपकी बागानी फसलें हैं क्या? नहीं होंगी। पेड़ आपके बागान थोड़ी ना है, और फसलें तो फसलें ही हैं, है ना। दिमाग से, यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करना था, है ना, तो आप करिएगा। बाकी यहाँ औषधियां भी हैं, रोपड़ फसलें भी आ जाती हैं, सुपारी तो है ही, मसाले और फूल भी हैं। आगे कहा गया धान कहाँ की मुख्य फसल है? बताओ भाई, भारत की, रूस की, चीन की या जापान की? अगर हल्का सा दिमाग लगाओगे तो सही कर ले जाओगे। हाँ बिल्कुल अभिनव जी, बताएं। कहा गया धान कहाँ की मुख्य फसल है? धान कहाँ की हो सकती है? बताएं। धान के लिए लगभग 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए, अच्छा खासा तापमान चाहिए उनके लिए, है ना, और आपको मिट्टी चाहिए, पानी उनको जरूरी है, पानी देना चाहिए। कहाँ का है? चाइना का है। कहाँ का माल है भाई? चाइना का माल है, ठीक है ना। इसीलिए नंबर 1 पर कौन है? चीन विराजमान है। कौन होगा? आप कहोगे नंबर 1 पर चीन है, ठीक है। ठीक है ना। चलिए आगे। कहा गया भारत में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? बता दो भाई। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या दोमट मिट्टी? काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है ना, रेगुर मिट्टी, स्वतः जुती हुई मिट्टी कहा जाता है ना। लाल मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, होती है क्या? नहीं होती है। भूरी मिट्टी ठीक ठाक होती है, आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी भूरी मिट्टी पाई जाती है ना। जैसे जहां पर आपका आलू होता है ज्यादातर, वहां पर भूरी मिट्टी लगभग पाई जाती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आलू की खेती की जाती है। और यहाँ पर कहा गया दोमट मिट्टी। अब बता दो, दोमट मिट्टी, ठीक है ना। इसी को दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भी कहीं कहीं कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो कौन सी है? दोमट मिट्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया नीली क्रांति संबंधित है किससे? कृषि से। तो आपके खाद्यान्न कृषि उत्पादन से तो हरित क्रांति है, मत्स्य पालन से, दूध से, ऊन से। बताएं। देखो इसको तो श्वेत क्रांति कहते हैं, है ना, श्वेत क्रांति। और ऊन उत्पादन तो ऊनी क्रांति लिख लो भाई, मेरी तरफ से क्या कहेंगे? ऊनी क्रांति कहेंगे, है ना, ऊनी क्रांति। और नीली क्रांति किससे? मत्स्य पालन से। कृषि किससे? कृषि कहा गया खाद्यान्न उत्पादन कृषि आपके हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। ईंट बनाने में काम आती है लाल मिट्टी, हाँ ईंट वीट बनाने में काम आती है, मतलब उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर इसी लाल मिट्टी पर ही कुछ चीजें, जैसे आपका सेब लाल मिट्टी पर ही होता है कहीं कहीं पर, ठीक है ना। क्या लिख लो? ऊनी क्रांति लिख लो भाई, ऊन के लिए ऊनी क्रांति, है ना। अब नहीं पता है तो क्या किया जा सकता है, यही लिख लो। अरे यही ना, ये होता है ना, इसका कुछ होता है, ठीक है। कहा गया वर्ष 1998-99 मतलब 1998 और 1999 में का खाद्यान्न उत्पादन का आकलन था। हमसे क्या ही मतलब है क्या था, क्योंकि 2019 में पूछा गया था, तब के हिसाब से तब रहा होगा, हमें क्या पता, है ना। बताएं, फिर भी बताएंगे क्या आप लोग? क्या ही करेंगे बताने का? बताएं 22-23 में क्या रहा है, 22-23 का बताएं, बताएं। 22-23 का आप तो बता ही सकते हो ना, जल्दी से बताओ क्या होगा। 315.7 मिलियन टन है, ठीक है, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ना कि इनको क्या करोगे आप लोग याद करके ना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बताने को तो बता दे रहे हैं, 201 मिलियन था। कितना था? 201 मिलियन टन, 201 मिलियन टन था, बताना है। हाँ 201 मिलियन, देखो ये करके भी बैठे हैं। ऐसे अब थोड़ी ना पूछे जाए, अब लेटेस्ट याद करो, इसी से संबंधित आप लेटेस्ट याद कर लो, ठीक है। आगे कहा गया है खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी थी? भारत की पूछी जा रही है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बताए कौन सी थी भारत में? जल्दी से
देखो आपके लेटेस्ट डाटा यहाँ पर लिखा है ना, कहाँ पर लिखा था, हाँ डेटाबेस 2016 के अकॉर्डिंग। तो 2016 में कैसी थी जल्दी से बताएं। 315 बिल्कुल। 2016 में देखो चीन जो है विश्व का सबसे पहला है ना, और वर्तमान में हम भारत वाले कहां पर, सेकंड नंबर पर है, लेकिन 16 में ये तृतीय नंबर पर था। लेकिन हमको याद क्या करना है, लेटेस्ट वाला। क्या याद करना है, लेटेस्ट वाला। तो अब भारत प्याज उत्पादन में किस नंबर पर, सेकंड नंबर पर। और भारत में सबसे अधिक प्याज कहाँ होता है, सबसे अधिक प्याज उत्पादित कहाँ किया जाता है, किस राज्य में। आप क्या बोलोगे, इनके अलावा किसी का नाम सूझेगा क्या आपको, सूझेगा क्या, बोलो भाई। नहीं स्किप नहीं करो, तीसरा था तब, है ना। पहला दूसरा कुछ तो बता ही देते, स्किप करने का कोई मतलब ना है यहाँ पर, ठीक है। अरे ठीक है ना, बोलो ना। और टमाटर उत्पादन में कहा गया विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले। तो टमाटर, अभी टमाटर की कीमत ने हवा ने सबकी बनाई थी ना, तो टमाटर में भी चीन नंबर 1 पर है और फिर हम सेकंड पर आ गए। कहां पर, टमाटर में भी। प्याज में भी चीन नंबर 1 पर है, हम सेकंड पर विराजमान है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, ठीक है, कहां पर, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। कहा गया पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहते हैं, बताया तो अभी, झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम कृषि। आगे कहा गया निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया। तो क्या बना, नलकूप, संकर बीज, उर्वरक या दुग्ध उत्पाद। भाई जब हमारे यहाँ हरित क्रांति आई, क्या आई, हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, मैंने केवल पूछा हरित क्रांति के जनक, बता दो भाई। भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाएगा, भारतीय हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाएगा, ये भी बता दो, है ना। कब आई भारत में, तो आप कहेंगे 1967 में, है ना, 66-67 में आई थी। तो इसमें क्या हुआ था, उर्वरक बढ़ गया था भाई साहब, क्या बढ़ा था, उर्वरक, ठीक है। तो कौन थे इनमें, कौन, नॉर्मन बोरलॉग जी हैं, और यहां पर कौन है, MS स्वामीनाथन जी हैं, है ना। बल्कि लाया कौन था, श्री सुब्रमण्यम जी लेकर आए थे हरित क्रांति, ठीक है ना। लेकिन वो सक्रिय नहीं थे, जैसे मैंने उदाहरण बताया ना, वो सक्रिय नहीं हो पाए मेरी तरह, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तिलक भाई, अभिनव जी, चौहान जी, मोहम्मद भाई, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कहा गया विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पैदा होता है, जूट कहाँ होता है, भारत में, बांग्लादेश में, चीन में या बर्मा में। सोचो ये सब हमसे सीमा साझा कर रहे हैं, है ना। अभी तो बांग्लादेश का मैंने बता दिया था, चीन का भी बर्मा का नहीं बताया था। तो बर्मा हमसे क्या हो गया, ये अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे, किसका हिस्सा, अखंड भारत का। अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सब हमारे अपने हुआ करते थे। एक समय ऐसा था, अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। अब म्यांमार से सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आपका कौन लगता है, तो आप कहेंगे नागालैंड। फिर उसके बाद मणिपुर लगता है, मणिपुर, और फिर मिजोरम लगता है। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 4 राज्य, ठीक है। बांग्लादेश कौन है नंबर 1 पर, बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश, इसमें बांग्लादेश है। लेकिन अभी कौन है नंबर 1 पर, भारत में जूट कहां पर होता है, भारत में जूट आप कहोगे वेस्ट बंगाल में, कहां पर, वेस्ट बंगाल पर, ठीक है। क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है ना। भारत क्या है, सेकंड नंबर पर है, ठीक है। भारत वर्तमान में, देखो जब प्रश्न पूछा गया था तब भारत था, कौन था, भारत था। अभी वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश नंबर 1 पर है, भारत सेकंड पर है, ठीक है, ऐसे याद करो। बांग्लादेश अभी क्या है, नंबर 1 पर है, भारत सेकंड पर पहुंच चुका है, ठीक है। आगे कहा गया पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल क्या है, चाय। चाय तो असम की प्रसिद्ध है भाई, कहां की, असम की। चीनी यूपी का, चावल वेस्ट बंगाल का, कपास गुजरात का। कपास कहाँ होता है, गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, बताए। तो क्या हो गया, सब कुछ तो बता दिया।
अब क्या बचा है जो बताना है। आगे कहा गया वाणिज्यिक एवं व्यापार। देखो ये प्रश्न कराए जा चुके हैं कल की क्लास में, परसों की क्लास में, जो 2-3 दिन से क्लास चल रही थी, है ना। प्रश्न हो चुके हैं लेकिन कुछ नए हैं, कर लेते हैं हम लोग, है ना। कहा गया है का अर्थ उत्पादकों और सेवाओं द्वारा दूसरों के ट्रेडमार्क का अनाधिकृत उपयोग क्या कहलाता है, बताए भाई। तो ट्रेडमार्क का उल्लंघन कहलाता है। क्या कहलाएगा? ट्रेडमार्क का उल्लंघन कहलाता है। ये प्रश्न हो चुके हैं। आगे कहा गया विदेशी संस्था द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को तक बढ़ाया गया है। तो कितने % बढ़ा दिया गया? 24, 5, 46 या 15? बताए भाई, फटाफट बताओ। यहाँ पर तो है ना, वर्तमान में आप देखेंगे तो 51% हो चुका है। कितना हो चुका है? 51%। ठीक है ना। तो कितना बताएंगे? 50। इनमें से कोई नहीं है, 51% है। आगे कहा गया मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मौद्रिक नीति की बात की जाए, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री थोड़ी ना कार्य करेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जनवरी 1949 में किया गया। ठीक है ना। और राष्ट्रपति होगा भारत का 52 में। कहा गया प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं 78 के अंतर्गत। ठीक है। वित्त मंत्री तो आपके वित्त आयोग की बात 280 में की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया वर्ष 2016 में दुनिया में सीमेंट के शीर्ष 3 उत्पादक देश कौन थे? तो चीन, भारत, अमेरिका हो सकता है। कौन होगा? आप कहेंगे चीन, भारत, अमेरिका था। आज भी चीन, भारत, अमेरिका ही है। चीन, भारत, अमेरिका ही है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं हम लोग ना, इसलिए इनको स्पीड से लेते हैं। कहा गया अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस राज्य को निवल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया था? गोवा को। किसको रखा गया था? अरे परसों वाली क्लास जाकर, परसों कौन था? परसों तो बारिश हो रही थी, उसके पहले वाली क्लास में ये सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं ना। अभी कुछ कल वाले भी होंगे इसमें, कल वाले कल भी कराए, वो भी आ गए है ना। आगे कहा गया केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश से उत्पादकों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका या चीन? बताएं, ये इंपॉर्टेंट है, बताओ भाई। 62 का सही उत्तर क्या होगा? तिलक भाई आप बता दो जल्दी से, किसके साथ? तो देखो हम चीन का सामान बड़ा यूज करते हैं ना। अब आपके पास देखो मेरा फोन तो मेड इन इंडिया है भाई साहब ना, आपका कौन सा है आप जानिएगा। चीन का सामान घर घर आज भी यूज होता है ना, चीन का ही सामान। तो किसके साथ करेंगे? चीन के साथ, है ना। जितना हम चीन से ले लेते हैं, आयात कर लेते हैं, उतना निर्यात नहीं कर पाते भाई साहब। करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, चीन होगा। कौन होगा? चीन। कहा गया गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम, अब देखो एटीएम सेवाएं आया था ना, 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती, कौन सा था? तो आपको सबको पता था, व्हाइट लेवल एटीएम था। पता है ना, व्हाइट लेवल या सफेद लेवल एटीएम बता रखे, परसों की या नरसों क्लास है ना, देख लो, देखने की क्या जरूरत है, यही कर लो, है ना। आगे कहा गया नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में क्या शामिल होता है? संस्थागत बंधक, प्रति व्यक्ति आय, शहरीकरण या राजकोषीय प्रोत्साहन। 64 का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो क्या से आपका शामिल होता है? अगर आप जैसे नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में क्या शामिल किया जाता है? तो राजकोषीय प्रोत्साहन शामिल किया जाता है। क्या शामिल किया जाता है? राजकोषीय प्रोत्साहन शामिल किया जाता है। क्या हुआ, छोड़ना है? कहा गया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर इंगित करते हैं? प्राथमिकता, तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर इंगित करते हैं? बताएं भाई। रिचपल जी, बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लघु उद्योग एवं कृषि छोटे कारोबार की, अब कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण को प्राप्त करते हैं। किनको प्राप्त करेंगे? इन्हीं को ना प्राप्त करेंगे। अरे बोलो ना प्रभु जी, आप बोलो ना, हाँ इन्हीं को। ये वाला क्वेश्चन कल ही मैंने कराया कि फंड निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अरे गिल्ट फंड कहलाते हैं। कल बताया है ना, कल बताए, कल के प्रश्नों पर। ठीक है ना। तिलक जी, चौहान जी, रिवीजन कर लो भाई फटाफट, किसको कितना आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना
का उद्देश्य था भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण। किस पंचवर्षीय? 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब शुरू की गई थी? तो आप कहेंगे 2007 से 2012 तक गई थी। इसी में शिक्षा भी शुरू किया, शिक्षा को और प्रोत्साहित किया गया, शिक्षा के अधिकार को और प्रोत्साहित किया कि घर घर शिक्षा जानी चाहिए भाई साहब, ना, घर घर शिक्षा, ठीक है ना। गिल्ट, हाँ बिल्कुल जी मैम, हाँ बिल्कुल मैंने करा रखा है। तो आपकी 9वीं पंचवर्षीय तीसरी, तो कौन सी होगी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। कहा गया लागत जो कि व्यवसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? औसत लागत, प्रत्यक्ष लागत, वास्तविक लागत या विफल लागत। बताओ, बताया है कि नहीं बता रखा है कि विफल लागत आपकी बदलती नहीं है? बता रखा है ना, अरे बोलो ना, बता रखा है। 2007 से 12 तक बिल्कुल क्या होगी? तो आप कहेंगे विफल लागत, ठीक है। आगे शब्द भेदिया लेन देन, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो कहा गया शेयर बाजार से, हवाला खर्च से, सार्वजनिक खर्च से या कर निर्धारण से। 69 का सही उत्तर क्या होने वाला है? कहा गया भेदिया लेन देन या इनसाइडर शब्द किससे? तो शेयर बाजार से होता है ना, शेयर बाजार से, और इसको अवैध माना गया है। अवैध आप बगल से ले लेते हो भाई साहब, हाँ, शेयर बाजार में बगलिया से जाकर ले लेते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। तो क्या होगा? आप कहेंगे शेयर बाजार से संबंधित है, ठीक है। ये नहीं आया था भाई क्वेश्चन कल परसों कभी भी, हाँ। कहा गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो जाती है? अरे जब वो परिपक्व हो जाती होगी तभी ना शुरू होगी, तो क्या बताएंगे? कहा गया व्यापार चक्र के अंत में जब कंपनियां विदेशों में उनकी संपत्तियों का विस्तार करने की कोशिश करती हैं तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है कि नहीं हो जाती है? मोहम्मद भाई बिल्कुल, तिलक जी, राम वृक्ष चौरसिया जी, रिचपाल जी, ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कहा गया किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है? अभी कल बताए थे अमेरिका की है। किसकी है? अमेरिका की है, कल क्वेश्चन आया, अमेरिका की है, ठीक है। आगे कहा गया उस मध्यस्थता को, यह भी हो चुका है, उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार किया या स्वीकार करते हैं वे। कहा गया बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो क्या बताएंगे आप सभी लोग? कल बताया चल निधि मध्यस्थता कही जाती है। अरे जो चल रही है लगातार उसी को चल निधि मध्यस्थता कहते हैं। यूएसए से लिया गया था, वेरी गुड। कहां से? आप कहेंगे चल कल की बात है, कल बता रखे। आगे कहा गया इनमें से किसे एक कहा गया अनिवासी, अब ये भी हो चुका है। कहा गया अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। हेज फंड निवेश, वास्तविक निवेश, जावक निवेश या स्वामित्व निवेश। बताए भाई कौन सी सही बात होगी? तो कल बता रखा है कौन सा होता है? जावक निवेश। जैसे आपका नेपाल भूटान है ना, पड़ोसी देश है भाई साहब, है ना, तो कौन सा है? जावक निवेश, ठीक है। यहाँ पर हम लोग निवेश करते रहते हैं। एक देश में जहां निजी सदस्य या संगठन देश के बैंक में राशि जमा करते हैं या देश के शेयर और ब्रांड बाजार में खरीदारी करते हैं, वहां पूंजी की प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे जल्दी से? तो क्या कहेंगे फटाफट बताओ भाई, क्या कहा जाता है? तो विदेशी कहा गया पोर्टफोलियो या निवेश सूची निवेश कहा जाता है। भाई हम जब विदेशों से ले रहे हैं तो क्या कहेंगे? विदेशी कहेंगे ना, विदेशी पोर्टफोलियो या आपके निवेश सूची कहा जाता है, ठीक है। 73 का सी, 74 का ए, क्या होगा? 74 का ए, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकर चलो भाई, है ना। कहा गया वर्ष 2016 में भारत को निम्नलिखित देशों में से किससे अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या आपके एफडीआई प्राप्त किया जाता है? तो कहां से करेंगे? अमेरिका से, मॉरिशस से, कनाडा से या आपके, देखो वर्तमान समय में तो सिंगापुर से है। कहां पर? सिंगापुर प्लस अमेरिका से है। कहां से? अमेरिका से, वही ये वर्तमान का आंकड़ा है। लेकिन यहां पर मॉरिशस से किए थे क्योंकि 2017 का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग पूछा है। वर्तमान समय में सिंगापुर से सबसे अधिक, फिर अमेरिका से। किससे? सिंगापुर से सबसे अधिक, फिर अमेरिका से। बिल्कुल 75 का ए नहीं चाहिए, बी सही है। कृषि मशीनरी में 2000 से लेकर 2014 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कुल निवेश के प्रतिशत के तौर पर कितना था? तो बताए भाई कितना था, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना, कितना था? 0.16% था, लिख लो भाई।
आज भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना, क्योंकि इससे अपडेटेड अभी नहीं आया है ना, 10-10 साल, 14-14, 15-15 साल में आता रहता है। ठीक है, इसको याद कर लो, एकदम रट लो। कहा गया निम्न में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या एफडीआई में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन करेगा भाई, बताओ भाई, 77 में कौन कर सकता है, जल्दी से बताएं आप, कौन करेगा? तो कहा गया अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार संगठन। क्यों करेगा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन कर सकता है क्या, बताए? या विश्व व्यापार संगठन WTO या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, कौन करेगा? मोहम्मद जी, तिलक भाई जी, हरीशपाल जी, चौहान जी, चौरसिया जी, है ना, सबके उत्तर आने चाहिए, सब पढ़ा रखा है, इसको नहीं बताया था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना, किसके द्वारा किया जाएगा? इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, याद रखोगे ना? आगे बढ़ते हैं। अब इसको तो पढ़ा रखा है, गलती भी मत करना। भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है, कितनी कर दी गई अभी बढ़ा करके, है ना? पहले आपकी कितनी थी? 49% बढ़ाई गई, तो कितनी हो गई? 74%। पढ़ा रखा है ना, शायद पहले दिन इकोनॉमिक्स का यही प्रश्न था। आगे कहा गया भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्य करता है, किसके अधीन कार्य करेगा? उर्वरक और रसायन मंत्रालय, क्या है भाई? उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले, या फिर कृषि मंत्रालय, या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा? बताइए किसके अंतर्गत कार्य करेगा? 1964 के तहत की गई थी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना 1965 में, मतलब ये कार्य करना शुरू। ये एक कैसा निकाय है? तो आप कहेंगे वैधानिक निकाय है। तो कौन करेगा भाई साहब, बताएं? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले के द्वारा की जाती है। बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा? बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है, बी। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। डिलीट क्यों कर दिया? निम्नलिखित में से कौन सा कोरियर सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई के बारे में सही है? आप कोरियर से सामान मंगाते हैं ना, सामान मंगाते हो कि नहीं मंगाते हो भाई साहब, है ना? सामान मंगाते हो, बताए। कोरियर सेवाओं में कहा गया एफडीआई सीमा कहा गया अबाधित व्यापार मार्ग द्वारा 74% तक थी, और अब इसे अबाधित व्यापार मार्ग में 100% कर दी गई। सही बात है क्या? बताए भाई। क्वेश्चन नंबर 80 का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं। ये बात क्यों सही हो जाएगी? हाँ, कोरियर सेवाओं में एफडीआई सीमा कहा गया आपके FIPB मार्ग द्वारा 100% थी, परंतु अब समस्त सीमा को आबादित व्यापार मार्ग के तहत अनुमति है। क्या है? सही उत्तर आपका सी होगा। कौन बताया? सी उत्तर एकदम सही उत्तर है। क्या होगा? सी उत्तर पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्न में से कौन सा विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है? बताए भाई, कौन सा स्रोत नहीं हो सकता है? कहा गया भारतीय संस्था के शेयरों का विदेश संस्था के शेयरों से बदलना होगा। क्या भाई? पहला ही गलत है भाई, हम अपने शेयर क्यों बदलेंगे, वो भी विदेशियों से। कहा गया विदेशी संस्था से शेयरों के बदलने से, नहीं भाई, इसका कोई मतलब नहीं है, बाकी सब होंगे। 10 बज रहे हैं। कहा गया भारतीय क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत कौन से क्षेत्र पर प्रतिबंध नहीं है? चाय उगाना, शिगार या निर्माण, कहा गया चिट फंड निर्माण, कहा गया हस्तांतरित विकास के अधिकारों में व्यापार। फटाफट बताओ भाई, 10 क्वेश्चन बच रहे हैं, 10 क्वेश्चन है, आज समाप्त कर देते हैं, इसलिए इतना स्पीड पकड़ लिए भाई। 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे चारा उगाना, लॉटरी व्यापार, जुआ, अनचिट निधि और सिगार, सिगरेट, परमाणु, रेल परिचालन, ये सब क्या है? प्रतिबंधित है ना? तो कौन सा प्रतिबंधित नहीं है? तो आप कहेंगे चाय उगाना नहीं है, चाय उगाना नहीं है, बाकी ये सब क्या है? प्रतिबंधित है। आगे कहा गया इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? कहा गया रियल एस्टेट, रसायन और प्लास्टिक विनिर्माण, दूरसंचार, व्यापार सेवाएं। बताएं 83 का सही उत्तर क्या होने वाला है? अरे आप सोच कर बताएं, हम प्लास्टिक को क्यों बढ़ावा देंगे? प्लास्टिक को बढ़ावा देंगे क्या प्रभु जी? वेरी गुड, ऐसे ही उत्तर देना है आपको, यहाँ पर भी, एग्जाम हॉल पर भी, है ना? आगे बढ़ते हैं। कहा गया वर्ष 1993 में, देखो आया क्वेश्चन 1917 में है। कहा गया वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक
स्वायत्त निकाय के रूप में की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार बनाना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो कौन सा होगा? तो आप क्या बताने वाले हैं 84 का सही उत्तर? तो 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई ताकि महिलाओं को और प्रोत्साहित किया जाए और आगे बढ़ाया जाए और इनकी उन्नति को एक सीढ़ी ऊपर ले जाया जा सके। कौन सा होगा? सी उत्तर। आगे कहा गया वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे के लगभग राशि क्या है? जल्दी से बताएं। 85 का तो कोई मतलब नहीं है इसका याद करने का ना, कोई मतलब है क्या? तो आप कहेंगे 156.080 मिलियन है, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी ये बताना है आपको, है ना, खोज लेना है आपको भाई साहब, वर्तमान में कितनी है, ठीक है ना? 28.26 बिलियन है। क्या है? बिलियन है। आगे कहा गया भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादक करता है? भारत का तो रबर उत्पादक कहां पर होता है भाई साहब बताएं? रबर अभी थोड़ी देर बताया था ना, प्राकृतिक रबर कहां पर होता है? केरल में। कहां पर है? केरल में। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? तो आप कहेंगे किसका होता है? पेट्रोल उत्पादक। किसका होता है? तो आप कहेंगे पेट्रोल का होता है। भाई साहब किसका होता है? बार बार बता रहे हैं, पेट्रोल का होता है, पेट्रोल उत्पाद होता है। आगे कहा गया एक नया कार मॉडल टियागो किस कंपनी का है? तो टाटा मोटर्स का है। किसका है? टाटा मोटर्स का है ना। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, भारत के वैश्विक कहा गया सोर्सिंग में एक उच्चतम स्थान रखता है कौन? तो आप कहेंगे आईटी और आईटी प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं। ठीक है, ये क्या है? भारत में वैश्विक सोर्सिंग में एक उच्चतम स्थान रखती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के निर्यात का ग्राफ अगले कुछ वर्ष में तेजी से ऊपर, निर्यात में इस तरह की तेजी किसकी उपस्थिति के कारण अपेक्षित की गई है? कहा गया भारतीय सामान्य के लिए उन्माद या फिर लागत कुशलता या कहा गया आसान उपलब्धता या आपके विदेश व्यापार नीति। बताया क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो आप सभी लोगों को पता है कि विदेश व्यापार नीति के कारण ये ऊपर जा रहा है। किसके कारण? विदेश व्यापार नीति के कारण। ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी की इस क्लास को हम लोग यहीं रखेंगे, कल से ज्योग्राफी शुरू होगी। ठीक है ना। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे थे। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा जब बुक लीजिएगा। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।